हाँ जी। तो पिछली क्लास में तो अपन ने थोड़ा सा ही पढ़ा था, तो फिर भी उसका रिवीजन कर ले। अपन ने हिस्ट्री ऑफ मारवाड़ शुरू की थी और बताया था कि मारवाड़ में राठौड़ डायनेस्टी का अधिकार हुआ करता था। राठौड़ डायनेस्टी का रूल था। राठौड़ों के बारे में इतिहासकारों में दो मत है। दो विभाजन, उनमें दो डिवीजन है। कुछ लोग कहते हैं कि साउथ इंडिया के राष्ट्रकूट थे और कुछ लोग कहते हैं कन्नौज के गहडवाल थे। मैंने बताया था अपने इस ज्यादा बहस में नहीं पढ़ना, अपने इतनी याद रखने वाली सी बात है और इसमें अपने ऐसा ही पूछा जाता है ज्यादातर। फिर राजा पढ़े थे तो राठौड़ों का जो फाउंडर था, राठौड़ों का आदि पुरुष जो था यहाँ पे, उनका नाम था राव सिहा। 1240 के आसपास में पालीवाल ब्राह्मणों की हेल्प के लिए यहाँ पर आए थे और राजधानी बनाई थी अपने बाड़मेर में। एक जगह पड़ती है खेड़। और बाद में मुस्लिम आक्रमणकारियों के खिलाफ लड़ते हुए पाली के बिट्ठू गांव के अंदर शहीद हो गए थे और वहीं पर उनकी छतरी बनी हुई है। फिर उसके बाद में पढ़ा था हमने एक राव दूहड़, जो अपनी कुलदेवी नागणीची माता की मूर्ति लेके आए थे कर्नाटका से और बाड़मेर में मंदिर बनवाया, तो उस गांव का नाम ही हो गया नागाणा। तो राठौड़ों की कुलदेवी तो नागणीची माता है और राठौड़ों की इष्ट देवी कोई पूछ ले तो करणी माता है। जैसे सिसोदियों की या गोहिलों की कुलदेवी हमने पढ़ी थी कि बाण माता थे और उनकी इष्ट देवी जो थे वो बरबड़ी माता या अन्नपूर्णा माता थे। फिर उसके बाद में और राजा हमने पढ़े तो मल्लीनाथ जी के टाइम में थोड़ा राज्य का विस्तार और हुआ तो राजधानी हो गई मेवानगर। और संत आदमी वे लोक देवता है अपने, वो फोक डेटी है। उनके नाम पर जो बाड़मेर रीजन है उसका तो नाम ही क्या पड़ गया, तो उसको मालानी नाम से जाना जाने लगा। उनके बेटे जगमाल थे जो गुजरात की शहजादी गिंदोली को उठाकर ले आए थे। गणगौर के दिन लाया गया था, इसलिए आज भी गणगौर पर किसके गीत गाए जाते हैं, तो गिंदोली के गीत गाए जाते हैं। फिर एक पढ़ा था हमने चुंडा। चुंडा जो मल्लीनाथ जी के भाई वीरम देव के बेटे थे। इंदा प्रतिहारों ने अपनी बेटी की शादी की उनसे और मंडोर दहेज में दे दिया, तो राठौड़ों की राजधानी अब कौन सी हो गई, मंडोर हो गई थी। फिर चुंडा की बेटी हंसाबाई की शादी मेवाड़ के लाखा से भी थी, ये सब हम मेवाड़ वाले में पढ़ चुके थे। फिर पढ़े थे हमने जोधा। जोधा की कई बातें हमने मेवाड़ की स्ट्रीम पढ़ ली थी। हमने यहाँ पर पढ़ी थी कि 1453 में आंवल बावल की संधि के बाद में जब उनको मंडोर मिल गया था तो राजधानी एक सुरक्षित स्थान पर बनाने की बात आई, तो सेफ पैलेस की तलाश की गई। तो फिर वहां पर जोधपुर नाम का एक शहर बसाया गया 1459 में और यहीं पर एक फोर्ट बनाया गया था मेहरानगढ़। राठौड़ सूर्यवंशी होते हैं, सूर्य को संस्कृत में मिहिर कहते हैं, इसलिए मिहिरानगढ़ है। करणी माता जो थी वो जोधा के पिता रणमल की धर्म बहन थी, इसलिए उनसे इसकी नींव लगवाई गई थी। और जोधा के बेटे थे बिक्का, जो अपने पिता से किसी बात पर नाराज होकर यहाँ से चले गए थे और 1465 के आसपास उन्होंने एक नया एरिया बसा दिया था, बीकानेर। आज आगे शुरू करते हैं। आज जोधपुर के सबसे प्रतापी शासक के बारे में हम पढ़ेंगे, मारवाड़ के एक प्रतापी शासक के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है राव मालदेव। सन भी याद रखना थोड़ा सा, किस से किस टाइम तक था, इनके बारे में कोई पूछ सकता है। तो इनका शासन 1531 से लेकर 1562 के बीच के अंदर इनका शासन रहा था। ये थोड़ा सा याद रखना अपने, 31 से 62 के बीच में। क्यों, बड़े राजाओं के सन कोई पूछ ले, बाकी तो छोटे मोटे राजाओं के तो नहीं पूछे जाए, फिर इनके बारे में और बात है। फिर वही बात, बड़े राजा होते हैं तो मम्मी कार पापा कार किसी का ही नाम पूछा जा सकता है अपने, तो सारी बातें याद रखनी। पिताजी का नाम था गंगा, राव गंगा, याद करना। एक जगह पहले हमने इनका नाम पढ़ा था, कहां पर पढ़ा, तो मैंने बताया था खानवा के युद्ध में जब मेवाड़ में सांगा बाबर के खिलाफ लड़ रहे थे, तब उन्होंने राजस्थान के सभी राजाओं को लेटर भेजे थे। एक व्यवस्था बताई थी मैंने, सिस्टम बताया था, पाती परवन, और उसके तहत राजस्थान के सभी राजाओं ने अपनी सेनाएं भेजी थी। तब गंगा ने भी अपनी सेना भेजी थी, हालांकि खुद नहीं गए थे, अपने बेटे को भेजा था और बेटा मालदेवी था, तो मालदेव के नेतृत्व में सेना भेजी थी, तो वो गंगा। कुल मिला के मेवाड़ में जब था सांगा तो मारवाड़ में कौन था, गंगा था। और मालदेव की मम्मी का नाम था पद्मा कुमारी। पिछले साल ही किसी एग्जाम के अंदर कोई क्वेश्चन था, उसमें 4 स्टेटमेंट दिए हुए थे, उनमें एक स्टेटमेंट शायद कुछ ऐसा ही था कि जो मालदेव की माता थी उनका नाम पद्मा कुमारी था। ये सिरोही में एक राजा हुए थे जगमाल देवड़ा, उनकी बेटी थी देवड़ा राजकुमारी थी, कुल मिला के वहां की सिरोही के जगमाल देवड़ा की पुत्री थी। तो दोनों बातें याद रखना भाई इनके बारे में, ये बात भी याद रह जाए कम से कम इस बहाने आपके, कि पिता का नाम गंगा और मम्मी का नाम क्या था, पद्मा कुमारी नाम था। मालदेव के लिए और कहा जाता है कि मालदेव अपने पिता के टाइम के अंदर ही बहुत शक्तिशाली हो गए थे। इनके पिता के टाइम में एक युद्ध हुआ था, इनके पिता का सेवकी का युद्ध, बैटल ऑफ सेवकी, और उसके अंदर भी मालदेव जो थे गंगा की तरफ से गए थे और जीते थे उस युद्ध को। शेखा नाम करके इधर अपने नागौर साइड का कोई सामंत हुआ करता था, उससे गंगा की लड़ाई हुई थी और उस युद्ध के अंदर भी यदि गंगा किसी ने जितवाया था तो मालदेव ने जितवाया था। तो कुल मिला के मालदेव अपने
राजकुमार के टाइम में जब वो एज ए प्रिंस थे तभी से अपना लोहा मनवा चुके थे, तभी से उनकी इज्जत वगैरह खूब बढ़ी हुई थी। फिर ऐसा कहा जाता है कि जो गंगा जी थे वो अफीम ज्यादा पिया करते थे, अफीम ज्यादा लिया करते थे। एक दिन अफीम की पिनक में मेहरानगढ़ की खिड़की के अंदर बैठे हुए थे, मालदेव गया, मालदेव ने जाके धक्का दे दिया। ऐसा कहा जाता है कि जो मालदेव था वो अपने पिता को मार के राजा बना था। ज्यादातर अपने इतिहासकारों ने इस बात को स्वीकार भी किया, पर फिर कई इतिहासकार कहते हैं नहीं यार ऐसा नहीं होता। यदि कोई ऐसे पितृघाती होता तो शायद बाकी सामंत उसको स्वीकार ही नहीं कर पाते, तो ऐसा नहीं रहा होगा। पर फिर भी कोई पूछे, अपने क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि मालदेव अपने पिता की हत्या करके बना था, पिता का मर्डर कर दिया था, तो याद रखना भाई। तो पिता कौन थे? तो पिता गंगा जी थे। तो बातें, दोनों तीनों बातें याद रखना है। पापा का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, राजकुमार के टाइम में कौन से युद्ध के अंदर जीत के आया था, मम्मी जो थी वो सिरोही के जगमाल देवड़ा की बेटी थी, अपने पिता को मार के राजा बना था, अफीम खाया करते थे पिता, ज्यादा अफीम की पिनक के अंदर ही बैठे थे जाके। अब मालदेव तो ये कहता है कि मैंने तो चरण स्पर्श किए थे जाके, और लोग कहते साहब कोई चरण स्पर्श नहीं किए, जाके धक्का दिया था नीचे जाके। अब अल्लाह जाने क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, पर कुछ कुछ बात ऐसी। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या बातें हुई थी इसके बाद में आगे। मालदेव के लिए कहा जाता है कि मालदेव जब राजा बन गया था, जब मालदेव पहले तो राजा बना था, जब राजा बना था मालदेव, तो मालदेव के पास में गंगा जी इतने कोई अफीम वफीम खाने वाले आदमी थे, तो गंगा जी के टाइम में ज्यादातर जो सामंत थे, इनके जो फ्यूडल थे जितने भी, वो इंडिपेंडेंट हो गए थे। और जी में आता तो टैक्स दे देते, जी में आता टैक्स नहीं देते, जी में आता सेना भेज देते, जी में आती सेना नहीं भेजते। तो बड़ी विकट स्थिति थी। और जब मालदेव, तो जब राजा बनता है, तब मालदेव के पास में केवल दो ही परगने थे। परगने का मतलब एरिया, रीजन, क्षेत्र, दो परगने हुआ करते थे। एक तो इनकी राजधानी, राजधानी कौन सी है? तो जोधपुर, जहां राजा रहता है, ये तो वो तो होना ही था। एक परगना और था सोजत, पाली के अंदर अपने एक जगह पड़ती है सोजत। और कहते हैं मालदेव जी का तो राजतिलक यहाँ सोजत के अंदर ही हुआ था। इनका जो कोरोनेशन था, जो राजतिलक था, वो यहीं पर हुआ था, सोजत के अंदर। तो सब जब राजा बना मालदेव, तब इसके पास में केवल दो परगने थे, एक तो जोधपुर राजधानी वाला, एक सोजत जहां पर इसका राजतिलक हुआ था। पर भाई राजा बनने के बाद जिस आदमी ने खूब युद्ध लड़े, कहते 52 युद्ध लड़े थे और 58 परगने जीत लिए थे। कितने युद्ध है? 52 बैटल्स है और 58 परगना। मुझे याद है एक एग्जाम का सीधा सीधा क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा राजा जिसे 52 युद्ध और 58 परगनों का विजेता कहा जाता है, तो राजा कौन है? मालदेव। खूब आसपास वालों को सबको हरा दिया था इस आदमी ने। ऐसे नागौर, नागौर के अंदर एक बंदा था दौलत खान, उसको हरा दिया था। जालोर, जालोर के अंदर था सिकंदर खान, इसको हरा दिया था। सिवाना में था डूंगर सिंह, इसको हरा दिया था। इधर भाद्राजून के अंदर था वीरा सिंगल, वीरा सिंधल राठौड़ों की ब्रांच होती है, उसको हरा दिया था। इधर मेड़ता के अंदर हुआ करते थे वीरम देव, इसको हरा दिया था। बीकानेर का राजा हुआ करता था जैत सिंह, इसको हरा दिया था। अपने बिलाड़ा के अंदर हुआ करते थे सीरवी, इन सीरवियों को हरा दिया था। जैसलमेर वाले भाटियों को हरा के उनसे फलोदी छीन लिया था, भाटियों से फलोदी छीन लिया था राके। तो खूब सारी जगह थी जहां पर इसने अटैक करके जीते थे। तो कुल मिला कितने युद्ध जीते थे? 52 युद्ध। और कितने परगने जीते थे? 58 परगने। थोड़ा याद रख लेना कौन कौन से क्षेत्र जीते इसने। नागौर में दौलत खां को हराया, जालोर में सिकंदर खां को हराया, सिवाना में डूंगर सिंह को हराया, भादराजून में वीरा सिंधल को हराया, मेड़ता के वीरम देव को हराया, बीकानेर के जैत सिंह को हराया, जैसलमेर के भाटियों से फलोदी छीन लिया था, बिलाड़ा में सिरवियों को हराया था। इस प्रकार इसने 52 युद्ध जीते थे और 58 परगने जीते थे। नाम याद रहे नहीं रहे, इतनी बात याद रखना कि कौन सा राजा जिसने 52 युद्ध और 58 परगने जीत लिए थे, तो वो राजा कौन है? अपना मालदेव। आगे बढ़े। पिता, मम्मी और ये तीन बात याद रखने वाली, याद रख, सारे फैक्ट है भाई, सारे पूछे जाने वाले से याद रखना इन चीजों। अब लो आगे बढ़ते हैं अपने आगे। फिर क्या चीजें, अब एक एक बाद में लेते हैं अपने कि
अलग अलग राजाओं के साथ में, अलग अलग रियासतों के साथ में इसके क्या रिलेशन रहे थे क्या नहीं। तो पहले मेवाड़ वालों के साथ में, मेवाड़ वालों से इसके क्या रिलेशन रहे क्या नहीं रहे थे। तो खानवा का युद्ध है, ये खुद सेना लेके गया था, पार्टिसिपेट किया इसने खानवा के युद्ध में। फिर उसके बाद विक्रमादित्य के टाइम में जब गुजरात वाले बहादुर शाह ने अटैक किया था, तब इसने मेवाड़ की सहायता की थी, कर्मावती की सहायता करता है, बहादुर शाह के खिलाफ हेल्प करता है। कर्मावती वाले साके में, इस सब में सेनाएं भेजी थी इसने। फिर उदय सिंह की सहायता करता है, उदय सिंह को राजा बनवाने में मुख्य भूमिका थी। मावली वाले युद्ध में सहायता की, मावली के युद्ध में सहायता की थी बनवीर के खिलाफ। और इसमें तो और याद रखना, खानवा के युद्ध में तो घायल सांगा को युद्ध से बाहर यही लाया था। जब सांगा इंजर्ड हो गया था तो युद्ध भूमि से बाहर लाने वाला आदमी मालदेव था। तो खानवा के युद्ध में भाग लिया, घायल सांगा को युद्ध के मैदान से बाहर लेके आया था। विक्रमादित्य के टाइम में गुजरात वाले बहादुर शाह ने जब अटैक किए थे, उसमें इसने मेवाड़ वालों की सहायता की। बाद में जब उदय सिंह को राजा बना रहे थे, तब इसने सहायता की। मावली वाले युद्ध में जब बनवीर से उदय सिंह लड़ रहा था, तब सहायता की। फिर मैंने एक बात बताई थी आपको कि वो खेरवा नाम की पाली में अपने एक जगह पड़ती है, और यहां पर कोई एक झाला था जैत सिंह, और इसकी एक बेटी थी स्वरूप दे, झाली रानी थी, और स्वरूप दे की शादी मालदेव के साथ हो चुकी थी। उसकी जो स्वरूप दे की छोटी बहन थी, जो मालदेव की साली थी, मालदेव को वो और पसंद आई। मालदेव ने कहा मैं इससे भी शादी करूंगा। वो लोग शादी करना नहीं चाहते थे। उन्होंने गुपचुप मेवाड़ वाले उदय सिंह के पास मैसेज किया कि भाई तुम आके यहाँ पे शादी कर लो। तो दो दो बातें याद ही रखना आप। तो कहते हैं कि वो उदय सिंह आया, और उदय सिंह यहाँ से आके शादी करके चला गया था। तो एक तो उस झाली रानी की वजह से मालदेव और उदय सिंह में बननी बंद हो गई थी। पर एक छोटी सी बात है, कहते हैं कि जब स्वरूप दे खुद भी नहीं चाहते थे कि भाई मेरी छोटी बहन की शादी भी और मेरे पति के साथ में हो जाए। हालांकि पहले राजा महाराजाओं में से शादियां हुआ करती थी, पर वो खुद नहीं चाहती थी। तो कहते हैं कि उसको पता था कि भाई उदय सिंह की बारात आएगी, और ये वहां पे कुंभलगढ़ के पास में जाके वहीं शादी कर दी थी उसने जैत सिंह ने। तो जब वो अपनी बहन को गिफ्ट दे रही थी, तो सोने के गहने वहने गिफ्ट दे रही थी, तो कहते हैं वो गिफ्ट में वो सोने वाला जो डिब्बा था, गहने वाला जो डिब्बा था, वो तो दिया नहीं गया पैकेट उससे, और एक कोई दूसरा डिब्बा था वो पकड़ा दिया। उस दूसरे डिब्बे में राठौड़ों की जो कुलदेवी नागणची माता, उनकी मूर्ति थी। जब झाली रानी की शादी उदय सिंह के साथ हो गई, उन्होंने जब वो गिफ्ट वाले पैकेट खोले, तो उसमें वो नागणची माता की मूर्ति निकली। और उदय सिंह ने बड़ा सम्मान किया उनका, कोई बात नहीं भाई, माता जी की मूर्ति निकली है। तो उदयपुर के अंदर बाद में मंदिर वगैरह बनवाया था। तो उदयपुर में भी नागणची माता का मंदिर है, वहां पर भी उनके नवरात्रों में पूजा वगैरह होती है। तो वो कोई दिमाग में कभी आएगा यार उधर मंदिर कैसे, तो झाली रानी के साथ में वो गिफ्ट के अंदर नागणची माता की मूर्ति चली गई थी, इसलिए उदय सिंह ने बाद में बनवा दिया था। फिर मैंने जब उदय सिंह पढ़ाया, तब मैंने बताया था कि अजमेर वाला जो हाजी खान था, उसके साथ में उदय सिंह की बननी बंद हो गई थी। हाजी खां पठान जो था, देखो दोनों चीजें, पहले हाजी खां पठान पर मालदेव अटैक करता है। जब मालदेव अटैक किया तो उदय सिंह ने साथ दिया, और उदय सिंह ने साथ देके हाजी खान पठान को जितवाया, मालदेव की सेना वापस लौट गई। लेकिन बाद में उदय सिंह ने, मैंने बताया था कि हाजी खां पठान के पास में एक महिला थी, रंग राय नाम की एक महिला थी, और उसने वो मांग ली। हाजी खान ने मना किया, तो उदय सिंह ने इधर अटैक किया। तो इस बार मालदेव खार खाया हुआ था, तो इस बार मालदेव ने हाजी खां पठान की सहायता कर दी थी। तो शुरुआत में उदय सिंह के साथ में बहुत अच्छे रिलेशन थे, लेकिन बाद में उदय सिंह के साथ में रिलेशन खराब हो गए थे। और मैंने युद्ध बताया था इनके साथ, तो हरमाड़ा का युद्ध, और हरमाड़ा वाले युद्ध में 1557 में अजमेर के अंदर मैंने बताया था, मालदेव जो है वो मेवाड़ वालों की सेना को हरा के वापस भेज देता है। तो उसमें मालदेव और हाजी खान दोनों थे। तो मेवाड़ वालों के साथ इसके रिलेशन थोड़े से पहले अच्छे रहे थे, बाद में खराब हो गए थे। अच्छे कैसे, तो सारी बातें याद रखना। खानवा युद्ध में एजे प्रिंस भाग लिया था, घायल सांगा को बाहर लेके आया था। बाद में जब विक्रमादित्य बने थे, बहादुर शाह गुजरात वाले का टेक विक्रमावती के टाइम, तब इसने सहायता की थी। उदय सिंह को राजा बनवाने में हेल्प की थी। मावली के युद्ध में बनवीर के खिलाफ लड़ने के लिए गया था। लेकिन बाद में उदय सिंह के साथ में उस झाली रानी को लेके इसके संबंध खराब हो गए थे, और इसने हाजी खान पठान का हरमाड़ा वाले युद्ध के अंदर साथ दे दिया था। तो वो ध्यान रखना, नागणची वाली बात मैंने बताई, उसका ध्यान रखना। ये तो मेवाड़ के साथ में मालदेव की क्या रिलेशन थे। फिर आगे बढ़ते हैं। देखो,
अब मालदेव के बीकानेर के साथ में क्या रिलेशन है? देखो मैंने कल एक बात बताई थी आपको, कल मैंने एक बात बताई थी कि जोधा का बेटा था बिक्का और वो बीकानेर चला गया था और उसने वहां पर एक नया राज्य बसा दिया था। जोधपुर में राठौड़ डायनेस्टी है, तो बीकानेर में भी कौन सी डायनेस्टी होगी? राठौड़। आपस में भाई भाई, कई सालों तक मेल मिलाप भी अच्छा रहा कि बीकानेर वालों को कोई लड़ाई हो तो जोधपुर वाले साथ देने के लिए जाए, जोधपुर वालों की कोई शादी ब्याह हो तो बीकानेर वाले सारे जाए, सिगरी नूता मिले सब। सिगरी नूता समझते हो? पूरे परिवार को बुलाने वाला। कई साल तक वैसा एकदम सिस्टम सही चलता रहा आपस के अंदर। जब मालदेव राजा बना तो उस टाइम बीकानेर में राजा हुआ करता था जेत सिंह। लो इसमें आगे एक बात और मैं एक साथ ही बता देता हूं। जेत सिंह राजा हुआ करता था और कहते हैं भाई मालदेव ने जेत सिंह पर आक्रमण कर दिया। जब जेत सिंह पर आक्रमण किया तो जेत सिंह ने कहा कि यार अपने भाई भाई हैं आपस के अंदर, तू राठौड़ मैं राठौड़, 3-4 पीढ़ी पहले तो अपना दादा ही एक ही हो जाता है, अपने आपस में क्यों लड़ रहे हैं? मालदेव ने कहा तेरे भाई की लग रखी है, यहाँ मैंने पापा को नहीं बख्शा और मैं आक्रमण करूंगा, मुझे अपनी टेरिटरी बढ़ानी है, मुझे अपना साम्राज्य बढ़ाना। तो फिर बीकानेर में जो जेतसी था और मालदेव के बीच में युद्ध होता है, पाहेबा का युद्ध या साहेबा के युद्ध के नाम से हम उसको जानते हैं। ये युद्ध किसके बीच में हुआ, कब हुआ? दोनों चीजें याद रखना। एक तो 1541 के अंदर युद्ध होता है, किस किस के बीच में हुआ? तो मालदेव और जेतसी के बीच में। मालदेव तो कहां का राजा है? तो मारवाड़ का। और जेतसी कहां का राजा है? तो जेतसी बीकानेर का राजा था। इनके बीच में युद्ध होता है, मालदेव जीत जाता है। न केवल मालदेव जीतता है बल्कि जेतसी तो इस युद्ध के अंदर लड़ता हुआ ही मारा गया था, जेतसी मारा जाता है इस युद्ध के अंदर। तो जेतसी का बेटा हुआ करता था कल्याणमल, वो उस टाइम सिरसा था, हरियाणा में जो जगह पड़ती है सिरसा। कहते हैं युद्ध से पहले ही कल्याणमल को और बाकी राज परिवार को उधर सिरसा भेज दिया गया था। वो फिर उधर से दिल्ली चला जाता है शेरशाह सूरी से सहायता लेने के लिए। दिल्ली का सुल्तान हुआ करता था, अफगान था शेरशाह सूरी। उसको जाग का भाई शेरशाह सूरी ऐसे ऐसे मेरे पिताजी के राज्य पर मालदेव ने अधिकार कर लिया है और मालदेव ने मार दिया उनको, तो युद्ध में लड़ते हुए मारे गए वो, तो अब तू हमारी सहायता कर और मुझे वापस दिलवा। कहते उधर मालदेव बीकानेर पे कब्जा करता है और अपने एक सामंत को बीकानेर संभला देता है, कुंपा। कुंपा नाम का एक मालदेव का सामंत था, इसको कहा कि तू बीकानेर संभाल। ये इस युद्ध में अच्छा लड़ा था तो कुंपा को बीकानेर की जिम्मेदारी दी। कुंपा को एक जागीर और दी गई थी, डीडवाना। कुंपा को डीडवाना की जागीर दे दी गई और बीकानेर का प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर घोषित कर दिया गया था। इसको एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया। कहां का? बीकानेर का। तो बीकानेर वालों के साथ इसके रिलेशन ये थे कि इसने बीकानेर वालों से लड़ाई की थी। बीकानेर का राजा कौन था? बीकानेर राजा जेतसी था। इसके साथ कौन सा युद्ध लड़ा? तो पाहेबा का युद्ध या साहेबा का युद्ध लड़ा। कब हुआ? 1541 में। रिजल्ट क्या रहा? तो रिजल्ट मालदेव के पक्ष में रहा। जेतसी लड़ता हुआ मारा गया। जेतसी का बेटा कल्याणमल सहायता के लिए कहां चला गया? दिल्ली। दिल्ली का सुल्तान कौन है? शेरशाह सूरी। बीकानेर की क्या व्यवस्था की गई? तो बीकानेर में कुंपा को बीकानेर का एडमिनिस्ट्रेटर बना दिया गया और उसे एक जागीर दे दी गई थी, डीडवाना, अपने नागौर में जगह पड़ती है, वो डीडवाना वाली जागीर उसको दे दी गई थी। तो ये बीकानेर के साथ उसके रिलेशन रहे। अब आगे बढ़ते हैं। आगे मेड़ता के साथ क्या रिलेशन रहे थे? वापस एक बात और थोड़ी सी देखो, मैं फ्लैशबैक में ले जाके वापस बताऊं आपको। हम पढ़ रहे थे जोधा कि जोधपुर के राजा थे जोधा। तो जोधा का एक बेटा था बिक्का और बिक्का तो कहां चला गया? बीकानेर। जोधा का एक बेटा था दुद्दा और दुद्दा चला गया था मेड़ता। दुद्दा जी मेड़ता चले गए थे। तो बीकानेर और मेड़ता दोनों राठौड़ों की दो रियासत हो गई थी, जोधपुर से अलग होकर बनी हुई राठौड़ों की दो रियासत हो गई। मैं और थोड़ा सा यही बता दूं, आगे अपने काम है। इस दुद्दा के बड़े बेटे हुए थे वीरमदेव और छोटे बेटे थे रतन सिंह। वीरमदेव के बेटा हुआ था जयमल। ये वही जयमल, पत्ता वाला जयमल है भाई, वो बताया था मैंने कि मेड़ता का राजा था जयमल और बातें बताई थी मैंने, तो ये वही है। और रतन सिंह की बेटी थी मीराबाई, जो सांगा के बेटे भोजराज की पत्नी थी, बताई थी मैंने बात। और ये जो रतन सिंह थे ये खानवा वाले युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। वीरमदेव के बारे में मैंने बताया था कि खानवा वाले युद्ध के अंदर भाग लिया था। मालदेव के टाइम में जो मेड़ता का राजा वो वीरमदेव, और मालदेव और वीरमदेव के बीच में हाथी को लेके झगड़ा था। दरियाजोश नाम का हाथी था, दरियाजोश नाम करके एलिफेंट है, एक हाथी है, और उसको लेके इन दोनों के बीच में विवाद था।
तो कोई पूछ ले कि भाई मेड़ता के कौन से राजकुमार से या कौन से राजा से मालदेव का विवाद था, तो वीरमदेव से। किस बात को लेके? हाथी को लेके। हाथी का नाम क्या था? तो दरिया जोश नाम का हाथी था, उसको लेके इन दोनों के बीच में क्या था? विवाद। इसलिए मालदेव जब राजा बना तो उसने मेड़ता पर अटैक किया। वीरमदेव ने वापस वही बात कही, यार अपने भाई भाई है यार, आपस में ऐसे क्या अटैक कर रहा है, राठौड़ राठौड़ आपस में क्यों लड़ रहा है? पर मालदेव ने उसकी बात नहीं मानी, वीरमदेव को यहाँ से भगा दिया और वो मेड़ता पर भी क्या कर लेता है? कब्जा। वीरमदेव भी कहाँ जाए? वीरमदेव ने एग्जैक्टली वही किया जो उधर बीकानेर वाले कर रहे थे, शेरशाह सूरी के पास में चला गया। शेरशाह सूरी के पास में। शेरशाह सूरी कहाँ का सुल्तान है? तो दिल्ली का सुल्तान। तो कुल मिला के शेरशाह सूरी के पास में दो राठौड़ चले गए। एक बीकानेर वाला कल्याणमल चला गया क्योंकि बीकानेर पर मालदेव का कब्जा हो गया, और एक मेड़ता वाला वीरमदेव चला गया क्योंकि मेड़ता पर भी शेरशाह सूरी का कब्जा हो गया। ये मालदेव की गलतियां आगे हम और पढ़ेंगे कि उसने अपने भाई बंधुओं को नाराज कर दिया था, राठौड़ों को नाराज कर दिया था और उन्हें शेरशाह सूरी के पास जाने के लिए मजबूर कर दिया था। तो और शेरशाह सूरी ने उस फूट का खूब फायदा उठाया, आगे हम पढ़ेंगे उसके बारे में भी। पर ये मेड़ता के साथ क्या रिलेशन थे, तो उसके मेवाड़ के साथ क्या रिलेशन रहे, बीकानेर के साथ क्या रिलेशन रहे, मेड़ता के साथ क्या रिलेशन रहे, आगे बढ़ते हैं। देखो अब की बात लो, हुमायूं के साथ में क्या रिलेशन रहे। हुमायूं के साथ में रिलेशन पढ़ते हैं कि सुनना थोड़ी सी बात। हुमायूं दिल्ली का मुगल बादशाह था। दिल्ली में मुगलिया सल्तनत की स्थापना किसने की? बाबर। 1526 में पानीपत वाले पहले युद्ध को जीतने के बाद बाबर यहाँ पर स्थापना करता है। 1530 में बाबर की डेथ हो जाती है। बाबर की डेथ होने के बाद में अगला जो राजा बना, मुगल बादशाह जो बना, वो बाबर का बेटा हुमायूं था। कई साल तक तो स्थितियां ठीक चली, 10 एक साल। तो फिर अपने इधर बिहार वाली साइड के अंदर और एक राजा हुआ करता था, शेरशाह सूरी। हुमायूं में और शेरशाह सूरी में आपस में लड़ाइयां हुई, दो युद्ध होते हैं इनके बीच में, हुमायूं और शेरशाह के बीच में। हुमायूं वर्सेस ये शेरशाह सूरी जिसकी अभी हम बात कर रहे थे, इनके बीच में युद्ध हुए। चौसा का युद्ध और बिलग्राम का युद्ध 1539 और 40 के अंदर चौसा और बिलग्राम के युद्ध होते हैं इनके बीच में, और दोनों युद्धों के अंदर हुमायूं हार जाता है। हुमायूं हार गया तो शेरशाह सूरी जो कभी बिहार का एक राजा हुआ करता था, उसने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। दिल्ली आगरा पे कब्जा कर लिया तो हुमायूं वहां से भागा, और हुमायूं भाग के इधर सिंध की तरफ, अब बक्कर की तरफ, यहाँ पे बक्कर नाम की जगह थी, उधर आ जाता है। इधर जब मालदेव को यह बात पता चली कि साहब हुमायूं उधर घूम रहा है, हुमायूं उधर घूम रहा है, तो उसने हुमायूं के पास में मैसेज करवाया कि हुमायूं तो शेरशाह सूरी के खिलाफ उधर घूम रहा है, मैं तेरी सहायता करने के लिए तैयार हूं, 20,000 सैनिक भेज दूंगा और अपने साथ में मिलकर लड़ लेते हैं। पर हुमायूं के दिमाग में उस समय दूसरी चीजें थी। हुमायूं उस समय सिंध में एक जगह पड़ती है थट्टा, थट्टा के राजा की हेल्प लेके गुजरात जीतने की कोशिश कर रहा था। हुमायूं के जीते भाई थे, वो हुमायूं को उस टाइम मदद कर रहे थे, तो हुमायूं को लगा यार इस मदद की अपने को आवश्यकता नहीं। पर इतने में चक्कर घुमा और भाइयों ने भी सहायता वगैरह करनी बंद करनी शुरू कर दी, और उधर वो गुजरात जीत वाला उसको त्यागना पड़ा। तो उसको थोड़े दिनों में याद आया कि यार मालदेव ने अपने पास में मैसेज किया था कि मैं तेरी सहायता कर सकता हूँ, तो हालांकि उसने इस चक्कर में साल 1.5 साल लगा दिए थे। ये 1540 की बात है, फिर वो 1542 के अंदर इधर मालदेव के पास में सहायता लेने के लिए आता है, और वो इधर मालदेव के पास में आया और अपने फलोदी के पास में एक जगह पड़ती है जोगी तीर्थ, उस जोगी तीर्थ नाम की जगह पर उसने अपने डेरे डाले, और डेरे डाल के उसने अपने कुछ दूत, अपने कुछ एम्बेसडर भेजे कि भाई मेरी सहायता करो। तो कहते 3 दूत भेजे थे उसने। 3 दूत कौन कौन आए, तो ये नाम लिखे हैं, देखो ये नाम याद रखना, मीर समंद, रैमल सोनी और अतका खां। सीरीज भी याद रख लेना, नाम भी याद रख लेना। पहले मीर समंद को भेजा गया, उसने आगे बातचीत की मालदेव से, फिर उसने रैमल सोनी को भेजा, और उसके बाद उसने किसको भेजा? अतका खां को भेजा। इस बार भी मालदेव तैयार। मालदेव ने सीधे सीधे कहा अभी लड़ाई तो नहीं करेंगे, एक बार हुमायूं यहां से बीकानेर चला जाए, बीकानेर मेरा है, वहां पर मेरा बंदा बैठा है, कुंपा बैठा हुआ है, आप फलोदी के पास में जोगी तीर्थ बैठे हो, आप तो यहां से बीकानेर चले जाओ, और थोड़े दिनों बाद में जब भी स्थितियां थोड़ी अनुकूल होगी तो हुमायूं को कह देना कि मेरे को तो एक मिस कॉल कर दे, मैं शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ने के लिए आ जाऊंगा। और कहते हैं कि मालदेव ने हुमायूं के लिए खूब सारे गिफ्ट भेजे थे, उसके लिए सूखे मेवे ड्राई फ्रूट्स भेजे खूब सारे उसको, और कहा चिंता ही मत करे, मैं एकदम सहायता करने के लिए तैयार हूं। दूत गए और दूतों ने जाके बताया हुमायूं को कि साहब हम मालदेव के पास गए थे, क्या आदमी है यार। उसने कहा साहब पक्का तैयार हूं। हमने कहा और कि शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता करनी, उसने कहा ओ किसी खिलाफ हो, एक बार जाके बीकानेर रुको, आपके पास रुकने की जगह नहीं है तो बीकानेर मेरा ही है, और फिर जब भी लड़ाई करनी हो तो हम लड़ाई भी कर लेंगे। पर सर एक छोटी सी दिक्कत है। क्यों, क्या दिक्कत है?
कि जब हम जोधपुर मालदेव से बात करने के लिए गए थे ना कि हमें शेरशाह सूरी के खिलाफ सहायता चाहिए, हम हुमायूं के आदमी हैं, तब जोधपुर में एक दूत और आया हुआ था, एक एम्बेसडर और आया हुआ था। हुमायूं ने पूछा वो कौन था? सर वो शेरशाह सूरी का एम्बेसडर था, शेरशाह सूरी का दूत था। वो क्या करने आया था कि वो ये कहने आया था कि हुमायूं को सहायता नहीं देनी है। तो मालदेव ने उसको क्या रिप्लाई दिया? सर ये तो नहीं पता, उसके साथ अलग रूम में बात की थी, हमारे साथ अलग रूम में बात की थी, तो हमें तो नहीं पता। अब हुमायूं टेंशन में क्या क्या क्या। हुमायूं थोड़ा पढ़ाकू आदमी था, सारा दिन पढ़ता रहता था। कहते हैं हुमायूं की तो आखिर में मृत्यु जब वो अपने पुस्तकालय से नीचे उतर रहा था तो गिरने की वजह से हुई थी, कि पूरी जिंदगी लड़खड़ाता रहा था और लड़खड़ाते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। तो उसके जो लाइब्रेरियन हुआ करते थे उनका नाम था मुल्ला सुर्ख। मुल्ला सुर्ख नाम के उसके एक लाइब्रेरियन थे, और वो उनके पास गया, मुल्ला सुर्ख के पास गया, लाइब्रेरी में बैठता था तो उनके साथ ट्यूनिंग थोड़ी अच्छी रही होगी, और उनको जाग कहा कि यार मुल्ला जी ये बात है, ऐसे ऐसे अपने वाले दूत है, उन्होंने ये मैसेज दिया, आपको क्या लगता है कि मालदेव अपने साथ धोखा कर रहा है या उधर शेरशाह सूरी के साथ धोखा कर रहा है? डबल गेम तो खेल रहा हो, किसके साथ खेल रहा है ये तो बताओ आप। मुल्ला सुर्ख ने कहा कि अपने साथ कर रहा है और अपने को यहां से भाग जाना चाहिए। क्या पता आपको? कहा मैंने इस आदमी की हिस्ट्री पता लगाई है, इसने अपने पापा को नहीं बख्शा, अपने जो भाई बंधु राठौड़ थे उनको नहीं बख्शा, आसपास वाले दूसरे कोई सहयोगी थे उनको नहीं बख्शा, तू तो लगता ही क्या है इसका। और ये इसने शेरशाह के पास ये मैसेज भेजा है कि शेरशाह तुम चिंता ही मत करो, मैं हुमायूं को बीकानेर भेज रहा हूँ, बीकानेर जाते मेरे आदमी इसको पकड़ लेंगे और फिर तू आगे हुमायूं को यहाँ से ले जाना। वो इनको क्या बात करते हो, तो अब क्या करें? तूने आप चप्पलें हाथ में लो यहाँ से। कहते हुमायूं तो बेचारे ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, हुमायूं यहाँ से भाग गया और उसने ठेठ पाकिस्तान में सिंध के अंदर एक जगह पड़ती है अमरकोट, वहां पर कोई राजा हुआ करते थे वीर साल सोढ़ा, उन वीर साल सोढ़ा के पास में जाके शरण ली थी, फिर वहीं रहता था, वहीं अकबर का जन्म हुआ था, फिर वहां से आगे ईरान की तरफ चला गया था, फिर फाइनली ईरान वालों की सहायता लेके वापस आता है, वो वापस हिंदुस्तान पे कब्जा करता है। पर हुमायूं के पास में ये मौका आया था उस टाइम, या मालदेव के पास में मौका था कि हुमायूं और मालदेव दोनों मिलते और मिलके शेरशाह सूरी का सामना करते या मिलके शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ लेते, परंतु दोनों एक तरीके से मौका चूक गए। मौका कैसे चूक गए कि मालदेव ने भी थोड़ा मतलब उसको अति सक्रियता दिखानी थी, थोड़ी सी ओवर एक्टिवनेस दिखानी थी, कि वो खुद जाता चला कि हुमायूं के पास खुद चला जाता, उसे बैठ के ढंग से बातचीत करता। जब आप एम्बेसडर के माध्यम से बातचीत करते रहते हो तो एक बात दूसरे को कही वो तीसरे के पास पहुंचे तब तक बहुत अंतर आता है। आप आमने सामने बैठ के बात करते हो शायद ज्यादा अच्छे से बात कर सकते थे, हुमायूं को ढंग से आप एश्योर कर सकते थे कि हम तेरी सहायता करेंगे। फिर हुमायूं वो तो खुद कानों का कच्चा निकला, और यदि थोड़ा सा यूं डिप्लोमेट होता, थोड़ा सा कूटनीतिज्ञ होता तो इस बात को समझता कि यार मालदेव ने पहले भी तेरे पास समाचार भिजवाया था कि मैं तेरी सहायता करने के लिए तैयार हूं, और यदि मालदेव हुमायूं को पकड़ के शेरशाह को देना ही चाहता है, तो जब हुमायूं जोगी तीर्थ में रुका हुआ था तब हुमायूं के पास में बहुत थोड़े से फौजी थे, और हुमायूं की इतनी औकात ही नहीं थी कि मालदेव यदि सेना भेज दे तो भाग जाए, भागने नहीं देता, उसने अपने रास्ते से इजीली जाने दिया है। इसका मतलब कहीं ना कहीं मालदेव का जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो हुमायूं के प्रति है। परंतु शेरशाह उधर शक्तिशाली हो रखा था, मालदेव के कुछ जो भाई थे वो उधर शेरशाह के पास बैठे हुए थे, तो शायद वो उस टाइम उस कंडीशन के अंदर नहीं था कि वो शेरशाह सीधा सीधा पंगा ले ले। तो एक बार कह रहा था कि यार वेट एंड वॉच, अपना टाइम आएगा और तुम एक बार बीकानेर जाओ और वहां पर चल के अपने बातचीत करते हैं। परंतु इतिहास तो शब्द को महत्व नहीं देता कि ऐसा हो जाता तो, क्योंकि ऐसा नहीं हुआ। और कालांतर के अंदर हम आगे अभी और पढ़ेंगे कि शेरशाह सूरी बाद में मालदेव पे अटैक कर देता है और मालदेव को हरा देता है। परंतु यहाँ पर यदि मालदेव और हुमायूं थोड़ी सी समझदारी दिखाते, थोड़ी सी डिप्लोमेसी दिखा देते, तो हुमायूं को जो इतने साल भटकना पड़ा था भटकना नहीं पड़ता, और मालदेव को शेरशाह से जो हार का सामना करना पड़ा था वो हार का सामना नहीं करना पड़ता। तो याद रखना भाई सारी बातें थोड़ी। 3 दूत कौन कौन से आए थे वो याद रखना, कौन सी जगह से आए थे वो याद रखना, उसके लाइब्रेरियन का नाम क्या था, मालदेव उसको क्या देना चाहता था, वो क्यों नहीं गया, वो सारी बातें याद रखना, फिर कहाँ चला गया था, ये सारी बातें। आगे बढ़ते हैं, देखो आगे आगे वाली चीज ये तो थोड़ा सा मिटा दूं, फिर इसमें वैसे तो मैंने समझाई थी, पर ये जो क्या लिखा हुआ है मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको। सीधी वो लाइन जो मैंने बोली थी वही लिखी हुई कि मालदेव और हुमायूं परस्पर विश्वास व गंभीरता दिखाते तो शेरशाह सूरी के विरुद्ध संगठित होकर लड़ सकते थे। राव मालदेव भी शेरशाह सूरी की साम्राज्य विस्तार नीति को लेकर चिंतित थे। यदि वो हुमायूं को विश्वास में ले लेते तो दोनों की ज्वाइंट मिलिट्री
संयुक्त सेनाएं शेरशाह सूरी को पराजित कर सकती थी, अथवा उसी समय अफगान शासन, मैंने बताया शेरशाह सूरी अफगान था, तो अफगानों का जो शासन था उसको क्या कर सकती थी, भारत से समाप्त कर सकती थी। परंतु ऐसा नहीं हुआ तो साहब यहाँ पर हुमायूं का शासन स्थापित नहीं हो पाया। हुमायूं का शासन भी तब स्थापित हुआ जब शेरशाह सूरी मर गया था। मालदेव भी वापस जोधपुर में तब आता है जब शेरशाह सूरी मर गया था। तो ये थोड़ी सी हुमायूं के साथ उसके क्या रिलेशन थे, मुझे अब भी याद है 2013 के मेंस में क्वेश्चन था कि मालदेव के शेरशाह सूरी और हुमायूं के साथ संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो यदि आपके हुमायूं के साथ रिलेशन आ जाए, जैसे पहले हुमायूं के साथ लिखने पड़े, तो पहले ये सारी बातें लिखनी है कि उसने शेरशाह सूरी से हार गया था, वो जब मारवाड़ से होकर जा रहा था उसने इस जगह से दूत भेजे थे, मालदेव ने ये उसको आश्वासन दिए थे, लेकिन दोनों विश्वास नहीं करते, और फिर ये वाली बातें लिख देनी है अपने। यदि विश्वास कर लेते तो उसका रिजल्ट क्या निकलता, तो थोड़ी सी ये बात लिख देना। पर दोनों रिलेशन स्थापित नहीं कर पाए थे। फिर आगे बढ़ते हैं, देखो इसके बाद अपने मालदेव के शेरशाह सूरी के साथ में क्या संबंध रहे थे। अच्छा, अब जब इधर आपके दिल्ली के अंदर अब शेरशाह सूरी है, हुमायूं तो भाग चुका है, और इधर अपने राजस्थान के अंदर बड़ा राजा कौन बना हुआ है, मालदेव। स्वाभाविक सी बात थी कि इन दोनों के बीच में अब लड़ाई होगी। क्या कारण है शेरशाह सूरी और मालदेव के बीच में लड़ाई की, क्यों होनी चाहिए इनके बीच में लड़ाई? कारण सीधे सीधे से, एक तो दोनों की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाएं थी। शेरशाह सूरी अपने साम्राज्य को बढ़ाना चाहता है, इंपीरियलिस्टिक एम्बिशन है दोनों के बीच में, दोनों अपनी अपनी सेनाओं का विस्तार करना चाहते हैं। मालदेव की जो सीमाएं थी वो दिल्ली सल्तनत को छू रही थी, कहीं ना कहीं उसको टच करने लग गई थी। मालदेव का जो राज्य है वो दिल्ली सल्तनत के लिए खतरा था, डेंजर बनता जा रहा था। उसने यहाँ हाजी खान पठान को हरा के भगा दिया था, तो लगता था कि यार ये लफड़ा करेगा अपने। फिर दो सीधी सीधी से शेरशाह इसलिए लड़ना चाहता है क्योंकि मालदेव हुमायूं की सहायता कर रहा है। मालदेव हुमायूं की सहायता कर रहा था, इसलिए शेरशाह लड़ना चाहता। मालदेव क्यों लड़ना चाहता है? क्योंकि शेरशाह सूरी है वो कल्याणमल और वीरमदेव की सहायता कर रहा है। कल्याणमल बीकानेर वाला और वीरमदेव मेड़ता वाला, इनकी सहायता कर। तो शेरशाह के साथ संबंध, तो शेरशाह के साथ में उसके संबंध बहुत ही खराब रहे। लड़ाई हुई दोनों के बीच में, क्यों लड़ाई हुई? तो उसके कारण कि दोनों अपना एम्पायर एक्सपेंशन करना चाहते हैं, एक्सपेंशन पॉलिसी अपना रखी है दोनों ने। इस वजह से मालदेव की जो बाउंड्रीज है वो दिल्ली सल्तनत को टच कर रही है, अजमेर पर उसने कब्जा कर लिया था। उधर मालदेव हुमायूं की सहायता कर रहा है, इसलिए शेरशाह सूरी उससे नाराज है। शेरशाह सूरी कल्याणमल वीरमदेव की सहायता कर रहा है, इसलिए मालदेव उससे नाराज है। इनकी वजह से आपस के अंदर इनमें लड़ाई होनी थी, स्वाभाविक सी बात है। लड़ाई हुई तो कौन सी लड़ाई हुई, क्या हुई, वो और पढ़ लेते हैं। सब जानते हैं अपने, गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था इन दोनों के बीच में। पाली में जैतारण के पास में ये सुमेल की पहाड़ियां हैं, गिरी का मतलब पहाड़ी होता है, तो इसे आप जैतारण का युद्ध भी कह सकते हैं, बैटल ऑफ जैतारण या बैटल ऑफ गिरी सुमेल। 5 जनवरी 1544 को युद्ध हुआ। किस किस के बीच में? वही जिनकी हम बात कर रहे हैं, मालदेव और शेरशाह सूरी की। मालदेव और शेरशाह सूरी के बीच में मैंने अभी बता दिया। शेरशाह सूरी की तरफ एक तो बीकानेर वाला कौन गया हुआ है, कल्याणमल। कल्याणमल है बीकानेर का, और एक और बंदा कौन है, तो वीरमदेव मेड़ता वाला। इधर मालदेव के 2 सेनापतियों के नाम याद रखना, जेता और कुंपा। कुंपा वही जिसको बीकानेर दे के आया था, वही है। कहते हैं कि ये युद्ध जब हुआ था, उस युद्ध से थोड़े दिन पहले कुंपा ने और मालदेव के पास आ गया था, वापस जोधपुर आ गया था। और मालदेव ने उससे पूछा कि भाई तू वापस जोधपुर क्यों आ गया? तो उसने कहा कि साहब ये हुआ, मैं वापस तो इसलिए आ गया हूँ क्योंकि वहां बीकानेर में मेरा मन नहीं लगता, बीकानेर में मेरा जी नहीं लग रहा है, इसलिए मैं वापस आ गया और मैं यहीं आपके साथ रहना चाहता हूँ। और फिर उसने कहा मैंने सुना है कि उधर से शेरशाह सूरी हमला करने वाला जोधपुर पे, और मेरे पैतृक राज्य पे कोई हमला करे और मैं बीकानेर बैठा रहूं, ये तो बात गलत है। तो मैं तो यहाँ जोधपुर में आपके साथ रहूंगा और आपके साथ में लड़ूंगा।
और शेरशाह ने कहा मालदेव ने कहा यार शाबाश, ये होना चाहिए, यूं मादा आदमी। अब साहब यहाँ पे गिरी सुमेल में दोनों की आमने सामने सेना आगे बैठ गई, इधर मालदेव की सेना बैठी, उधर शेरशाह सूरी की सेना बैठी। शेरशाह सूरी के साथ में बीकानेर और मेड़ता वाले और थे साथ के अंदर। सेना बड़ी, मालदेव की सेना खूब बड़ी, और शेरशाह सूरी को डर लगे। शेरशाह सूरी को लगे यार ये मराए। मैंने बताया था कि मुसलमान राजा जितने होते थे उनकी गुप्तचर व्यवस्था बहुत अच्छी हुआ करती थी, और शेरशाह सूरी ने अपने जो गुप्तचर थे उनसे पता लगवाया मालदेव के बारे में। पता चला कि जब आज दिन तक इसके सामने जो कोई है इसने भगा भगा के मारा, और इन कल्याणमल वीरमदेव की तो इसने हालत खराब कर दी थी, इन दोनों राज्य पे इसने कब्जा कर रखा। कल्याणमल वीरमदेव उधर से शेरशाह कह के लाए थे कि अपने तीनों लड़के मिलेंगे। कल्याणमल ने कहा मुझे बीकानेर दिलवा देना, वीरमदेव ने कहा मुझे मेड़ता दिलवा देना, शेरशाह ने कहा मुझे क्या मिलेगा, आप सर जोधपुर रख लेना, जोधपुर आपका ही है। अब शेरशाह ने उन दोनों को बुलाया, और शेरशाह ने बुलाकर तुम क्या कह रहे थे, एक बार फॉर्मूला तुम्हारे वाला दोबारा बताना। कल्याणमल ने कहा सर मैं बीकानेर, वीरमदेव को मेड़ता, आपको जोधपुर। उसने कहा ऐसा नहीं लगता कि तीनों को मार के दिल्ली आगरा पे और कब्जा करे, और तुम फंसा दिया यार मेरे को चारों तरफ से लाके यहाँ पे। पर शेरशाह सूरी के लिए कहते हैं कि शेरशाह सूरी में शेर जितनी ताकत और लोमड़ी जितनी चालाकी थी, जगीरा की तरह कमीनापन कूट कूट के भरा हुआ था उस आदमी के अंदर। और उसने कहा मुझे अब दिमाग लगाने दो, अब आप यूं बाहुबल से युद्ध नहीं जीता जाएगा, अब तो कोई युक्ति बिड़ानी पड़ेगी, दिमाग लगाना पड़ेगा। और कहते हैं कि उसने 4-5 अपने बंदे लिए, और उन बंदों को अच्छी अच्छी ढाल दी। ढाल समझते हो, तलवार ढाल, तलवार चलाने के लिए ढाल जो रोकने के लिए होती, ढालें दी। का व्यापारी बनो, और व्यापारी बन के जहां मालदेव के कैंप लगे उन कैंपों के अंदर जाओ, ये ढालें बेच के आओ, और साथ के अंदर ये मेरी 2 पर्चियां है, ये वहां पे गिरा के आ जाना। उनका साहब ठीक है कर देंगे। और अगर डाउट नहीं होना चाहिए, पर्ची ऐसी जगह गिरनी चाहिए जहां मालदेव को दिख जाए और ये भी नहीं पता चलेगा आपने डाली, आप पक्का ही पता नहीं चलने देंगे। गए साहब वो जाके जहाँ कैंप लगे थे वहां का भाई अच्छी ढाल है ले लो, अच्छी ढाल ले लो। अब युद्ध के टाइम में ढाल तलवारों की आवश्यकता किसको नहीं हो। मालदेव ने कहा इधर बुलाओ भाई, इधर बुलाया, बुला के कहा भाई क्या है, उनका हमारे पास तलवार और ढाल है अच्छी, दिखाओ कैसी है। उन दिखाई, वास्तव में अच्छी अच्छी ढाले और तलवार थी। उसने अपने सारे सेनापति बुलाए, जेता कुंपा बाकी जितने और थे सबको बुलाए, और कहा भाई देखो ढाल तलवार की तो जरूरत सबको पड़ेगी, तो क्यों ना आप इसे ढाल तलवार खरीद लो। और सबको दिलवा दी। किसी ने कहा मुझे 100 दिलवाओ, 200 दिलवाओ, 400 दिलवाओ, सबको दिलवा दी। पेमेंट किया मालदेव ने उनका। सारे सेनापति अपने अपनी ढालें तलवारें लेके कैंप के अंदर चले गए। वो व्यापारी उठ के चले गए, और उठने से पहले उन्होंने वो 2-1 पर्चियां वहां पे डाल दी। और जब उठ के चले गए तो मालदेव ने देखा यार ये पर्चियां कहां से आई, ये तो पहले तो नहीं थी। मालदेव ने पर्चियां उठा के देखी, पर्चियों के अंदर जैसे लिखा हुआ था कि जैसे पर्चियां यूं थी कि शेरशाह सूरी ने पर्चियां जेता कुंपा के लिए भेजी है, पर गलती से उनसे यहां गिर गई, और उन पर्चियों के अंदर लिखा हुआ था जेता कुंपा की तरफ से कि शेरशाह सूरी तुम चिंता मत करो, कल जैसे ही मालदेव युद्ध के अंदर आएगा हम मालदेव को पकड़ेंगे और मालदेव को पकड़ के तुम्हें सौंप देंगे। कि जेता कुंपा ने लेटर उसको लिख के ऐसे भेजे थे, और शेरशाह ने वापस लिख के भेजा कि हाँ ठीक है अपनी डील पक्की, और मैं जीत गया तो बाद में तुम्हें मारवाड़ का राजा बना दूंगा। अब मालदेव ने जैसे ही वो पर्चियां पढ़ी उसका दिमाग खराब, उसको लगा कि यार नमक हरामी हो रही है अपने साथ में, तो अपने लोग अपने खिलाफ। और उसने अपने बाकी सामान, जेता कुंपा को छोड़ के जो बाकी सामान थे उनको बुलाया और उनको कहा कि गो बैक, वापस चलो। उसने सोचा जब यार लड़के मरना ही है तो मैं यहाँ गिरी सुमेल में नहीं लड़ूंगा, तो मैं वापस जोधपुर जाके लड़ूंगा। एक बात और लो बीच, कहते हैं कि जब शेरशाह की सेना आने के समाचार मिले थे कि भाई शेरशाह की सेना लड़ने के लिए आ रही है, तो मालदेव ने वहां बैठ के कहा था भाई आपने कहां युद्ध लड़े, तो जेता कुंपा ने कहा था कि युद्ध गिरी सुमेल के पास लड़ा जाए। क्यों, तो उन्होंने कहा वो ये जेतारण वाली जगह जेता के नाम से ही है, तो उसने कहा वो वाली जमीन हमारी है और वहां पर हम व्यवस्था अच्छी कर देंगे, खाने पीने के हथियारों की सब व्यवस्था हम अच्छी कर देंगे। तो मालदेव के दिमाग में आएगा अच्छा जेता उस दिन कह रहा था कि उस जमीन पर मैं व्यवस्था अच्छी कर दूंगा, तो व्यवस्था ये है कि मुझे पकड़ के शेरशाह को सौंप दो। और ये कुंपा, मैं इसको बीकानेर छोड़ के आया था और मैंने इसको कहा था तू वापस क्यों आ गया, तो इसने कहा मैं शेरशाह सूरी के खिलाफ लड़ना चाहता हूँ, आपको साथ देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, इनकी तो प्लानिंग भाइयों भाइयों की, ये दूसरी। और उसने अपने बाकी सबको कहा कि ये देखो साहब ये नमक हरामी है, इन्होंने हमारे साथ में धोखाधड़ी की है, बिट्रेल की है, और अपने को वापस यहाँ से चलना चाहिए। बाकी सारे सामान चले गए। जेता कुंपा ने खूब सौगने कही, उन्होंने कहा तू कहे उसकी सौगन है, और हमने ऐसा नहीं किया है, राइटिंग चेक कर ले यार हमारे साइन नहीं है ये। पर अब मालदेव नहीं माना तो नहीं माना, तो जेता और अब बाकी सारी जनता जो बाकी सारे सामान वो यूं थू थू करे, और वो जेता कुंपा की तरह अरे यार कोई अपने देश के साथ गद्दारी कर सकता है ऐसे।
कोई अपने राजा के साथ ऐसे धोखाधड़ी कर सकता है? और तुम्हें तो डूब मरना चाहिए वैसी बातें कर। जेता कुंपा को ये बातें बड़ी यूं चुभी और उन्होंने कहा कि ठीक है, जब हमारे पर इतना बड़ा क्लेम किया आपने, इतना बड़ा आरोप लगा दिया हमें, तो कल हम लड़ेंगे। केवल 12,000 फौजी उनके पास में थे और दूसरे दिनों 12,000 फौजी शेरशाह सूरी की 80,000 की फौज से लड़े थे। क्या बेहतरीन युद्ध लड़ा उन लोगों ने। शेरशाह सूरी की सेना के छक्के छुड़ा दिए थे उन्होंने। पर कहते हैं मुस्लिम राजाओं में एक अच्छी विशेषता और थी कि मुस्लिम राजा हमेशा रिजर्व्ड आर्मी रखा करते थे, एक आर्मी पीछे और रखते थे, जबकि अपने यहाँ के जो राजा थे वो अपनी पूरी की पूरी आर्मी एक साथ झोंक दिया करते थे। शेरशाह सूरी की जो रिजर्व्ड आर्मी थी उसका सेनापति था जलाल खान जलवानी। वो अचानक पीछे से आ गया, जलाल खान जलवानी वो सेना लेके आ जाता है। अब देखो भाई, एक तो एकदम फ्रेश सेना है युद्ध के अंदर, एक पहले से लड़ रही हो तो लड़े हुए थके हुए होते हैं, फ्रेश आती है वो ढंग से लड़ पाते हैं। जलाल खान जलवानी वाली जो बटालियन आई थी उसने बहुत ढंग से बाद में लड़ाई की और जेता और कुंपा अपने 12,000 साथियों के साथ उस युद्ध के अंदर लड़ते हुए मारे गए थे। लेकिन वो अपना नाम इतिहास के अंदर अमिट कर गए कि केवल 12,000 योद्धा अपना कलंक उतारने के लिए उस 80,000 की फौज से लड़ गए थे और एक बार तो लगभग युद्ध जीत गए थे। और कहा तो यहां तक जाता है कि शेरशाह सूरी भले युद्ध जीत गया था, लेकिन जीतने के बाद भी उसके मुंह से निकला था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। कि आज मैंने एरिया जीत तो लिया है, लेकिन जीतने के बाद मिला क्या? ये जोधपुर का इलाका जहां पर होता क्या है, मुट्ठी भर बाजरी। यदि हार जाता तो यार दिल्ली और आगरा जो मेरी हिंदुस्तान की बादशाह है उस पर भी ये लोग कब्जा कर लेते। तो याद रखना कि किस युद्ध के बाद में ऐसा कहा गया था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता? तो गिरी सुमेल के युद्ध के बाद में, जेतारण के युद्ध के बाद में, जो 5 जनवरी 1544 को मालदेव के पीछे हटने के बाद उसके दो सेनापतियों जेता और कुंपा की मात्र 12,000 की फौज ने शेरशाह सूरी की विशाल 80,000 की फौज के साथ में युद्ध किया था। तो ये सारी बातें भाई याद रखना। कौन टुकड़ी लेके आया पीछे, इसका नाम याद रखना, जलाल खान जलवानी टुकड़ी लेके आ गया था। ये अपना गिरी सुमेल का युद्ध है या जेतारण का युद्ध शेरशाह सूरी के साथ। फिर तो स्टेटमेंट वही लिखा है, फॉर ए हैंडफुल ऑफ मिलेट्स आई वुड हैव लॉस्ट द एम्पायर ऑफ हिंदुस्तान। एक मुट्ठी बाजरे के लिए मैं हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। किसने कहा था? तो ध्यान रखना, शेरशाह सूरी का स्टेटमेंट है। कौन से युद्ध के बाद का स्टेटमेंट है? गिरी सुमेल के युद्ध के बाद का स्टेटमेंट है। तो ये बात याद रखने वाली सी बात। फिर आगे, अब यहां पे इस युद्ध के टाइम में मालदेव जो है वो कुछ गलतियां करता है। मालदेव की गलतियां क्या? मालदेव की एक गलती थी कि उसने कल्याणमल को और वीरमदेव को शेरशाह सूरी के पास जाने का मौका दिया। आप इमेजिन करो, सोच के देखो आप कि यदि मालदेव बीकानेर और मेड़ता पर हमला नहीं करता तो कल्याणमल और वीरमदेव कभी भी शेरशाह सूरी के पास नहीं जाते। और यदि वो कल्याणमल वीरमदेव शेरशाह सूरी के पास नहीं जाते तो शेरशाह सूरी को हमला करने का मौका नहीं मिलता। उसने राठौड़ों की फूट का ही फायदा उठाया था। अब मान लो, हम तो कहते हैं शेरशाह सूरी फिर भी एक साम्राज्यवादी राजा था, उसको अपना एम्पायर बढ़ाना था, उसकी भी एक्सपेंशन पॉलिसी थी, और कल्याणमल वीरमदेव नहीं जाते तो भी हमला करता। राजा को कोई आवश्यकता थोड़ी है बहाने ढूंढने की, वो तो यूं ही हमला कर सकता है। अब यदि कल्याणमल वीरमदेव के साथ मालदेव के अच्छे रिलेशन होते और शेरशाह सूरी मालदेव पर हमला कर देता तो कल्याणमल वीरमदेव किसकी तरफ से लड़ते? निश्चित रूप से मालदेव की तरफ से लड़ते। एक राठौड़ों का अलायंस होता, और यदि वो सब एक साथ लड़ते तो शेरशाह को वैसे भगा देते। दूसरा, मान लिया फिर भी कि भाई वो चले गए थे, कल्याणमल वीरमदेव भी चले गए थे, फिर भी मालदेव इतना क्या कानों का कच्चा निकला? क्यों? पर्चियां पढ़ पढ़ कर वापस चला गया था। यदि वो युद्ध के अंदर टिक भी जाता उस दिन, तो जब जेता और कुंपा की 12,000 की फौज शेरशाह को यह कहने के लिए मजबूर कर देती है कि मैं एक मुट्ठी बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, तो सोच के देखिए, यदि पूरी मालदेव की सेना उस युद्ध के अंदर होती तो मालदेव शेरशाह सूरी को हरा देता और मालदेव संपूर्ण उत्तर भारत का राजा बन सकता था। पर फिर मैं वही जो मैंने पहले कहा आपको, इतिहास तो नाम के शब्द को कोई महत्व नहीं देता है। कैसा होता तो क्या होता, रिजल्ट ये था कि शेरशाह सूरी युद्ध जीत चुका था, मालदेव अपने दो बेहतरीन कमांडर खो चुका था, शेरशाह सूरी आगे बढ़ा, आगे बढ़ के उसने जोधपुर पे भी कब्जा कर लिया था। मालदेव अभी भी अपने सामंतों से घबराया हुआ था, पर मालदेव को लग रहा था कि जैसे जेता और कुंपा खिलाफ थे वैसे बाकी फ्यूडल लॉर्ड भी मेरे खिलाफ हो सकते हैं, और बाकी वाले सामंतों पे भी उसने कब्जे किए थे, जबरदस्ती हरा के कब्जे किए थे, तो उसके डर के मारे उसके साथ थे, उसको लगता था ऐसा हो सकता है। तो कहते हैं मालदेव जोधपुर भी छोड़ के और सिवाना चला गया था। सिवाना के लिए कहा भी जाता है कि राठौड़ों की सेंचुरी थी, एक तरीके से राठौड़ों की शरण स्थली थी, कि मारवाड़ के राठौड़ों को जब भी कोई शेल्टर हाउस चाहिए, सेफ शेल्टर हाउस चाहिए होता था, सेफ हाउस चाहिए होता था कि यार बड़ा आक्रमण हो गया, कहां जाए,
तो सिवाना चले जाया करते थे। एक पहाड़ियों का स्थान था सिवाना थोड़ा, तो वहां पे लड़ना थोड़ा सा डंका हो जाता था। तो मालदेव यहाँ से किधर चला जाता है, सिवाना चला जाता है। इधर जोधपुर के अंदर शेरशाह ने अपना एक बंदा छोड़ दिया था, खवास खां। इस खवास खां के नाम से अपने नागौर में गांव है खवासपुरा। खवास खां को छोड़ दिया था, मालदेव वापस गया यहाँ से, शेरशाह सूरी वापस चला गया था। 1545 में शेरशाह सूरी खुद ही मर जाता है। कालिंजर पर जब आक्रमण करने के लिए गया था और उसने एक तोप का गोला दीवार के टकरा के वापस उसी पे आ गया था और शेरशाह सूरी उसमें मारा गया था। जैसे ही मालदेव को पता चला, वो सिवाना बैठा हुआ था कि शेरशाह सूरी मर गया, 1546 में वापस हमला करता है जोधपुर पे, खवास खां को यहाँ से भगा देता है, कब्जा कर लेता है। आसपास के जो भी इलाके अफगानों ने जीत लिए थे, उन इलाकों पर भी उसने वापस कब्जा कर लिया। एक छोटी सी बात यहाँ पर और याद रखना, कहते जब शेरशाह सूरी यहाँ से जा रहा था तो उसने देखा यार मारवाड़ पे तो कब्जा कर ही लिया, क्यों ना मेवाड़ की तरफ भी देख ले। 1544 का साल, उस समय मेवाड़ के अंदर नए नए राणा जी बने थे। उदय सिंह 1540 में मावली वाले युद्ध के बाद तो बने ही थे, और उदय सिंह को लगा यार पार नहीं पड़ेगी, तो उदय सिंह कहते हैं कि शेरशाह सूरी से संधि कर लेता है, और शेरशाह सूरी को चुपचाप यहाँ से निकल जाने दिया था। तो संधि कर ली, तो उसने भी आक्रमण नहीं किया, निकल गया। कहते हैं कैसा, किले की चाबियां सौंप दी थी, और उनका मतलब ये हुआ कि आपस में संधि कर ली थी। तो ये भी ध्यान रखना कि शेरशाह सूरी यहाँ से गुजरते टाइम मेवाड़ होके भी गया था, तब मेवाड़ का राणा उदय सिंह हुआ करता था। तो ये भाई अपने इस युद्ध की और आसपास की बातें। दूसरी, थोड़ा सा ही लिखा हुआ कि मालदेव की गलतियां क्या क्या थी, तो मालदेव की गलतियां पढ़ लेते हैं अपने भाई। डिप्लोमेटिक मिस्टेक्स क्या क्या की थी मालदेव ने, तो वो देख लेते हैं। एक, वैसे तो मैंने बता ही दिया आपको डिप्लोमेटिक मिस्टेक क्या थी। एक डिप्लोमेटिक मिस्टेक ये कि उसने जो राठौड़ों के जो उसके सामंत थे, राठौड़ों के उसके भाई बंधु थे, उनके खिलाफ उसने और युद्ध करके उन्हें शेरशाह सूरी के पास भेज दिया था। कि उसने कल्याणमल और मेड़ता के जो वीरमदेव थे, उनके साथ में अच्छे संबंध बना के नहीं रखे थे, उनको अलग कर दिया था। कि उसकी जो टेरिटोरियल एक्सपेंशन पॉलिसी है, उसने उसके ही जो कुल के लोग थे, उसके जो डायनेस्टी के लोग थे, उनको उसके खिलाफ कर दिया था। ये बताया हुआ इसके बारे में कि इफ ही हैड obtained the support of कल्याणमल of बीकानेर and बीरमदेव of मेड़ता, they would have dominated शेरशाह सूरी very easily। कि यदि वो इनका सहयोग ले लेता तो आराम से उसको क्या कर सकते थे, डोमिनेट कर सकते थे। फिर उसकी ये एक जो सस्पिशियस पॉलिसी थी कि हर किसी पे डाउट करता था, किसी पे विश्वास करता ही नहीं था। इस वजह से जो जेता और कुंपा थे वो उसके खिलाफ हो गए थे। यदि वो जेता और कुंपा कोई अपने साथ में रख लेता है, उनका साथ वो दे देता, तो युद्ध को जीत लेते। फिर लिखा हुआ है सस्पिशियस ऑफ डिस्ट्रस्टिंग नेचर ऑफ राव मालदेव। मालदेव भाई है ना, इफ ही वुड नॉट हैव फॉलन इनटू द ट्रैप ऑफ शेरशाह's फेक लेटर, कि वो ट्रैप हो गया था, शेरशाह ने जो फेक लेटर भेजे थे उनके अंदर ट्रैप हो गया था। एंड स्टिल ट्रस्टेड हिज ओवन कमांडर्स जेता एंड कुंपा, ही वुड हैव वॉन द बैटल ऑफ गिरिसुमेल। तो वो जो गिरिसुमेल वाला युद्ध था उसको आराम से जीत सकता था। एक और लिखा हुआ है कि मारवाड़ की जो मालदेव की खुद की जो पॉलिसी थी, उसकी सप्रेस पॉलिसी थी कि उसने सबको हरा हरा के अपने कब्जे में किया था। इस वजह से भी वो अपने सामंतों का जो ट्रस्ट था ढंग से वो नहीं जीत पाया था। इस वजह से हमेशा उसको डाउट ही रहता था कि यार ये मेरे कभी भी खिलाफ हो जाएंगे। तो ये मालदेव की कुछ कमियां है। तो शेरशाह सूरी से क्यों हार गया था, तो इन कमियों की वजह से हार गया था। तो कोई पूछे शेरशाह और मालदेव के बीच में क्या रिलेशन थे, तो आप रिलेशन बताना, रिलेशन बता के बताना कि भाई इन संबंधों में मालदेव ने कुछ गलतियां की थी, क्या गलतियां की थी, तो ये बातें आप लिखते, याद रह जाएगी चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे तो मालदेव के निर्माण कार्य, तो जो उसकी पॉलिटिकली बातें थी वो तो हो गई। निर्माण कार्य मतलब क्या क्या उसने बनवाया था, क्या क्या नहीं बनवाया था। किले बनवाए थे उसने कुछ, नागौर में अपने एक जगह पड़ती है रिया, तो कहते हैं रिया का किला उसी के टाइम में बनाया गया था। फिर नागौर में अपने एक जगह पड़ती है मेड़ता, तो मेड़ता वाला किला मालकोट कहते हैं इसको, ये भी इसी ने बनवाया था। फिर सोजत में इसका राज तिलक हुआ था पाली वाली जगह, तो सोजत वाला किला भी इसी ने बनवाया था। और फिर अपने जैसलमेर के अंदर एक किला पड़ता है पोखरण, ये भी इसी ने बनवाया था। ये किले तो बनवाए थे इसने। जो जोधपुर शहर का जो परकोटा है वो भी इसी का बनवाया हुआ था भाई। रैमपार्ट का दो, जोधपुर का परकोटा का दो, जोधपुर की चार दीवारी का दो, वो भी मालदेव के टाइम में बनी थी। उसको भी इसी टाइम के अंदर करवाया गया था। निर्माण कार्य भी थोड़े से ध्यान रख लेना इसके। फिर आगे क्या पढ़े हम, ये निर्माण कार्य तो हो गए। कौन कौन से किले, रिया मेड़ता ये दो नागौर में है, सोजत पाली के अंदर है, और पोखरण जैसलमेर में, और एक जोधपुर का खुद का रैमपार्ट इसने बनवाया था। तो निर्माण कार्य हो गए। फिर आगे क्या है, फिर लो एक वापस एक चीज है, एक रानी है
रूठी रानी के नाम से जानते हैं। हालांकि अभी जब मैं पिछली एक क्लास में पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि मेवाड़ में एक राजा जी हुए थे जयसिंह, और जयसिंह की एक परमार वंश की रानी थी कोमला देवी, उनको भी रूठी रानी कहा जाता है, और जयसमंद के पास में उसके महल बने। पर फिर भी अपने राजस्थान की हिस्ट्री में जिस रूठी रानी का नाम लेते हमारे जो दिमाग के अंदर थी वो मालदेव की रानी थी। एक कहानी है, सुनिए आप। हुआ यूं कि जब मालदेव इधर उधर आसपास में अटैक कर रहा था, जब उसने नागौर, अजमेर, जालोर सब जगह अटैक किए, बीकानेर, बहादुराजून, रायपुर सब पर अटैक किया, तो उसने जैसलमेर पे भी अटैक किया। और जैसलमेर में उस समय एक राणा जी हुआ करते थे लूणकरण, लूणकरण भाटी, भाटी राजा हुआ करते थे यहाँ पे, भाटी वंश हुआ करता था। लूणकरण भाटी पे भी हमला कर दिया। जैसलमेर वाले भाटियों को लगा यार पार पड़ेगी नहीं, और कहते हैं उन्होंने जैसे तैसे करके पैसे टक्के दे के यहाँ से मालदेव को वापस भेज दिया था। पड़ोदी वाले किले विलेन दे दिए थे, भाई तू चला जा यार, वापस चला जा, ये वाला एरिया लेके हमारी लड़ाई करने की हिम्मत नहीं। मालदेव एक बार तो एरिया वगैरह लेके वापस आ गया था। अब जैसलमेर वाले भाटियों ने आपस में बैठ के सोचा कि यार आदमी एक बार पैसे लेके या एरिया लेके चला गया, इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा नहीं आएगा। और हमने इतिहास के अंदर देखे, मैंने बताया था आपको कि गुजरात वाले बहादुर शाह को कर्मावती ने रणथंभोर का किला दे दिया था, फिर भी अगले ही साल उसने अटैक कर दिया। तो यार ऐसे तो पार पड़ेगी नहीं, कोई परमानेंट इलाज करना पड़ेगा। क्या परमानेंट इलाज किया जाए? परमानेंट इलाज तो युद्ध, युद्ध किया जाए। किसी ने कहा यार युद्ध करेंगे तो मालदेव अपना परमानेंट इलाज कर देगा, वो शक्तिशाली आदमी। तो क्या किया जाना चाहिए? लूणकरण की बेटी थी एक उमादे, उमादे नाम की राजकुमारी थी, बेहद सुंदर राजकुमारी। दे का मतलब देवी है भाई, अपने राजस्थानी में देवी लिखते थे। कई राजकुमार उससे शादी करना चाहते थे, और किसी ने सलाह दी कि क्यों ना उमादे की शादी मालदेव के साथ कर दी जाए। उमादे सुंदर राजकुमारी है, उसके लिए योग्य वर की जरूरत है, और मालदेव से ज्यादा योग्य वर कौन हो सकता है? उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली राजपूत राजा था। यदि मालदेव के साथ में अपने रिलेशन हो जाएंगे, बेटी को अच्छा घर मिलेगा और अपना जमाई बन जाएगा, फिर तो क्या ही हमला करेगा, अपने लिए आक्रमण भी समाप्त हो, ये भी समाप्त। लूणकरण जी ने हाँ बदली कि भाई ठीक, शादी कर देते हैं। मालदेव के पास में समाचार भेजा गया कि साहब जैसलमेर वाली अपनी राजकुमारी उमादे की शादी आपसे करना चाहते हैं, क्या आप तैयार हैं? मालदेव जी तैयार ही बैठे। मालदेव जी ने कहा हाँ साहब पक्का, मैं तो कर लूंगा, सुंदर राजकुमारी से क्यों नहीं शादी करना चाहिए। कहते हैं मालदेव जी यहाँ से बारात लेके जैसलमेर गए, खूब बड़ी सी बारात, इतने बड़े राजा की बारात जाए तो जानी थी। तो अभी भी अपने गांव में रिवाज होता है कि जब बारात जहां पे रुकती है, डेरा बोलते हैं, डेरा, आप डेरे कैसे समझोगे, कोई इंग्लिश मीडियम वालों के समझ नहीं है, शहर वाले टावरों के, राजकीय प्राथमिक विद्यालय गांव में तो उसी में रुकती है आजकल तो जाके। मैरिज गार्डन टाइप का कर दो जी, होटल कर दो जहां पर आप बारात को रुकवाते हो, तो डेरा बोलते हैं उसको। तो कोई ना कोई जगह होती है जहां पे बारात को रुकवाते हैं। तो पहले ऐसा हुआ करता था गाँव में, तो अभी भी होता है कि जहां भी बारात रुकती है वो जो डेरा होता है उसको देखने के लिए महिलाएं जाती है, और जब महिलाएं वो डेरा देखने के लिए जाती है उस समय गीत गाती है, जिस गीत का नाम है जल्ला। सुनना, आप घर में मम्मी से पूछना कि जल्ला गीत कब गाया जाता, तो आपको बताएंगे कि जब बारात का डेरा देखने के लिए जाते हैं उस समय गीत गाया जाता है। याद रखना थोड़ा कि बारात का डेरा देखने जाते समय। तो भाई जैसलमेर की सारी महिलाएं जो थी वो बारात का डेरा देखने के लिए चली गई। राजकुमारी उमादे ने जब ये सुनी कि मेरी बारात इतनी बड़ी आई है, इतने हाथी इतने घोड़े आए हैं, तो उसके मन में भी चाहो कि मैं भी मेरी बारात का डेरा देखूं कहाँ रुकी हुई है, पर दुल्हन घर से बाहर कैसे निकले। मुझे लगा क्यों ना मैं जैसलमेर के किले के ऊपर जाके, और वहां से तो सब कुछ दिखेगा, और वहां से मैं डेरा देख लेती हूँ। तो जब जैसलमेर के किले की सीढ़ियां चढ़ रही थी, तभी उसने अचानक एक रूम के अंदर लड़ाई की आवाजें सुनी। उसने कान लगाया तो पता चला कि उसके मम्मी पापा आपस में लड़ रहे थे, और लूणकरण भाटी अपनी पत्नी से कह रहा था, अपनी रानी से कह रहा था कि आज मालदेव जैसे फेरों के लिए आएगा, मैं मालदेव को पकड़ के मार दूंगा। और रानी बेचारी के क्यों मार दोगे, बेटी का सुहाग है अपने, आप ऐसे कैसे मार सकते हो? और उसने कहा नहीं, कोई सुहाग वहाग नहीं, ये मंगता थोड़े दिन पहले अटैक करने के लिए आया था अपने, और ये तो दबाव में आके शादी करनी पड़ रही है, वरना मैं शादी आज करूं कल करूं। अब ऐसे तो इसको प्रत्यक्ष युद्ध में तो मार नहीं सकते, डायरेक्टली तो इसको मैं मार नहीं सकता, इसलिए आज मौका है, फेरों में तो अकेला आएगा, अकेला आएगा तब मैं मार दूंगा इसको, और यदि तूने किसी को बता दिया तो देख लेना पहले तेरे को मारूंगा। बेचार रानी डरी हुई, क्या करे पर पति के सामने। जब उमादे ने बाहर ये सब बातें सुनी, उमादे को लगा अब क्या किया जाए। एक तरफ मेरे पिता है जो मेरे होने वाले पति को मारना चाहते हैं, एक तरफ मेरे पति हैं जिनको इस धोखे की जानकारी नहीं है, मुझे क्या करना चाहिए इसमें। और फिर उसे लगा कि किसी हिंदू लड़की के लिए सगाई अपने आप में आधा विवाह होता है,
और मुझे मेरे पति का साथ देना चाहिए। और कहते उसने नीचे आके एक लेटर लिखा और गुपचुप तरीके से मालदेव के पास पहुंचाया कि मालदेव जी, आज जब फेरों में आओ तो थोड़े सावचेत रहना, क्योंकि मेरे पिता आप पर हमला कर सकते हैं। मालदेव जी ने लेटर पढ़ा और मालदेव जी राजी हुए। उनका, रानी हो तो ये हो कि सगाई हो रखी है, शादी अभी तक हुई नहीं, फिर भी मेरा साथ देने के लिए तैयार है। उन्होंने वापस समाचार भेजा कि थैंक यू, जैसे तुम वैसे नहीं मरता इनसे, पर तुमने थोड़ा सावचेत कर दिया तो और ठीक है। और अब मालदेव जी ने अपने साथ में जो बाराती गए हुए थे उनमें से 2 ढंग के बॉडी बिल्डर से छांटे और उन बॉडी बिल्डर को कहा कि तुम दोनों का एक ही काम, आज लूणकरण को फेरों में मत आने देना जब तक मेरे फेरे नहीं हो जाए, बाकी मैं देख लूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। मालदेव जी गए तोरण मारने के लिए। तोरण की सारी रस्में खत्म हुई, मालदेव जी अंदर फेरों के लिए गए, बाकी वाले बाराती महफिल के अंदर जाके बैठे, पार्टी सार्टी चलने लगी। लूणकरण जी भी इधर उधर, अब तक तो बिजी थे। लूणकरण जी ने कहा अच्छा, मालदेव अकेला अंदर चला गया। तब लूणकरण जी घर के अंदर जाने लगे और वो जो 2 राठौड़ इधर से गए हुए थे, बाराती इधर से, थोड़े बॉडी बिल्डर जिम विम जाने वाले से थे, उन्होंने लूणकरण जी को कहा, अरे लूणकरण जी किधर जा रहे हो अंदर? वो ताक में बैठे थे तैयार। लूणकरण जी ने कहा, मैं तो अंदर जा रहा हूँ फेरों। अरे क्या फेरों के अंदर जा रहे हो? यहाँ बैठो, 2-4 पेग सेक लो हमारे साथ के अंदर। और उन्होंने कहा, अरे नहीं नहीं, आप समझते नहीं, और अंदर तो कन्यादान करना है यार, मुझे अंदर जाना पड़ेगा। उन्होंने कहा, कन्यादान कोई कर देगा, कन्यादान भाई कर दे, कन्यादान चाचा जी कर दे, कन्यादान ताऊ जी कर दे। और वास्तव में ये तो मैंने फिल्मों का फैशन देखा है कि फिल्मों के अंदर यूं दिखाते हैं कन्यादान पापा को ही करना पड़ता है ना। गांव में तो देखते हैं यार कोई कर देता है कन्यादान, ही तो करना है, घर का कोई सदस्य होगा वो कन्यादान कर देगा। फिल्मों वालों ने कई रस्में चला दी, और ना पहले नहीं होता। वो तो मुझे तो हमेशा ये बड़ा अजीब सा लगता है, मैं शहरों में फिल्मों में जब आगे देखता हूँ कि यहाँ पे लड़की की शादी होती है तो भी सब घर वाले सज धज के एकदम तैयार रहते हैं। गाँव के अंदर तो यार लड़की की शादी में भूत भुआड़ी हुए रहते हैं, पता ही नहीं चलता है। बहन बेटी की शादी हो तो कि आराम करने का मौका नहीं मिलता, कौन नए कपड़े पहने, कौन तैयार हो, जैसे चल रहा है वैसे करते रहो अपने आप। पर शहरों का फैशन है, जैसे वाले लोग होते हैं काम करने वाले दूसरे होते हैं, यहाँ सब सज धज के पता ही नहीं चलता बाराती कौन है घराती कौन है। वरना तो गाँव में तो पता ही चल जाता है अपने आप में कि भाई बारात वाले कौन है, इधर वाले मंडे वाले कौन है अपने आप में। तो लूणकरण को उन्होंने बिठा लिया, बैठ जा। लूणकरण जी समझ गए कि इनको पता तो चल ही गया। लूणकरण जी चुपचाप बैठ गए। कहते मालदेव जी के फेरे संपन्न हुए एकदम। दूसरे दिन मालदेव जी की बारात वापस रवाना होने लगी। जब पहले राजकुमारियों की शादी करते थे तो कहते भाई राजकुमारी अपने ससुराल जाके खुद काम थोड़ी करेगी, तो काम करने के लिए दासियां होनी चाहिए, तो साथ में दासियां दिया करते थे। तो कहते हैं उमादे के साथ में एक लड़की भेजी गई। उमादे ने कहा और किसको मेरे साथ में भेजा जाए? एक दासी भेजी गई जिसका नाम था भारमली। भारमली नाम की एक दासी भेजी गई थी, कंक्यूबाइन भेजी गई। दासी थी भारमली, कंक्यूबाइन थी, इसको साथ के अंदर भेजा गया। हुआ यूं, थोड़ी सी फिर एक बात सुनिए आप। कहते हैं कि ये भारमली के मम्मी पापा के बारे में पता ही नहीं था कि इसके मम्मी पापा कौन थे कौन नहीं थे। जब ये पैदा हुई थी, पैदा होते इसको फेंक दिया गया था। अभी भी अखबारों में अपने पढ़ते रहते हैं, कन्या शिशु कचरे के ढेर में मिली, कन्या को फेंक दिया गया। आज अपने को यदि ऐसी कोई बच्ची मिल जाए तो अपने क्या करें? अपने हॉस्पिटल वालों को देख के आते हैं, अपने पुलिस वालों को बताते हैं इस बारे में। उस टाइम पुलिस कौन? राजा। हॉस्पिटल कौन? राजा। तो बच्ची किसी को मिली तो उन्होंने ले जाके लूणकरण जी को दे दी, और लूणकरण जी ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। उमादे के साथ में बड़ी हुई थी, उमादे की खास सहेली थी। और उमादेव ने अपने पापा का, पापा इसको मेरे साथ भेजो ताकि मेरा मन लगा रहे वहां पे। ठीक है भाई, मालदेव जी ने कहा साथ में ले जाओ इसको। कहते हैं भारमली उनके साथ में चली गई। शाम को मालदेव जी की सुहागरात आई। मालदेव जी थोड़ा नशा पता किया ही करते थे, नशा वगैरह लेके वो अपने रूम के अंदर आए, और तब तक उमादेव तैयार नहीं हुए, रानी थे, श्रृंगार वगैरह कर रहे थे, सज धज रहे थे। उमादेव को समाचार मिला कि साहब राव जी अपने महलों के अंदर आ गए। उमादेव को लगा कि मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसने भारमली दासी थी उसके पास ही बैठी थी, सहेली थी उसकी, और उसने कहा कि भारमली तू एक बार जाके राव जी, राव मालदेव थे, राव की उपाधि, राव जी को जाकर देगा, मुझे थोड़ा सा टाइम लगेगा। कहते भारमली गई, और भारमली बेहद सुंदर थी खुद भी, और मालदेव जी नशे के अंदर थे। उमादेव को जब इस बात का पता चला कि मेरे पति ने ये गलत काम किया है, उसने मेरा वेट करना ही सही नहीं समझा, और उसने कहा कि ऐसे लिचड़ पति का मुंह तो मैं आज देखूं कल देखूं। उसके बाद उम्र भर उमादे ने मालदेव का मुंह वापस नहीं देखा था। इसलिए उन उमादे को हम किस नाम से जानते हैं? रूठी रानी के नाम से जानते हैं। तो याद रहेगी बात कि रूठी रानी किसे कहा जाता है? तो रूठी रानी उमादेव कहा जाता है। कहाँ की राजकुमारी थी? तो वो जैसलमेर के भाटी राजा लूणकरण की बेटी थी। कौन सी दासी की वजह से नाराज हो गई थी? तो वो भारमली नामक दासी की वजह से नाराज हो गई थी, और उसने मालदेव का आजीवन बाद में मुंह नहीं देखा था। यहां से चली गई थी, अजमेर के तारागढ़ किले में खूब दिन तक रही थी। कहते हैं शेरशाह सूरी वाला जब अटैक हुआ था
तब तारागढ़ खाली करवाया था, तब बाद में जोधपुर के पास में किसी गांव के अंदर आके रहने लग गए थे। कई दिन बाद में एक बेटा गोद ले लिया था, मालदेव का बड़ा ही बड़ा बेटा था राम सिंह, दूसरी किसी रानी से राम सिंह हुआ था, उसको गोद ले लिया था और उसके साथ में गुंदोज रहे थे। बाद में फाइनली केलवा चले गए थे, मेवाड़ में जगह पड़ती है केलवा, वहां चले गए थे। पर कहते हैं कि जब मालदेव जी की मृत्यु हुई थी और जब केलवा में उमादेव थे, वहां पर उनको समाचार मिला कि भाई मालदेव जी की मृत्यु हो गई, तो उमादेव वहां पर उनके साथ में सती होते हैं। मालदेव जी की पगड़ी भेजी गई थी और उस पगड़ी के साथ में सती हो गए थे। और उन्होंने कहा भाई वो बेलखना था, उसने अपने पति होने का धर्म नहीं निभाया, उसने गलती की, बाकी मैं पत्नीव्रता नारी हूं, मैं अपने पत्नी होने के सारे धर्म निभाऊंगी। और वो मालदेव जी के साथ में बाद में सती हो जाते हैं। उस उमादेव जैसी पतिव्रता नारी को हम आज भी याद करते हैं, उसके स्वाभिमान को याद किया जाता है। क्या स्वाभिमानी महिला थी जिसने गलत बात की, पति की गलत बात को स्वीकार नहीं किया तो नहीं किया, और आजीवन अपने पति से अलग रही, इसलिए हम उसको किस नाम से जानते हैं? रूठी रानी के नाम से जानते हैं। अजमेर के तारागढ़ किले में रही थी, बाद में फाइनली लास्ट में तो राम को लेके केलवा चली गई थी, और केलवा में वहां अपने पति की पगड़ी के साथ में क्या हो गई थी? सती हो गई थी। मूल तो कहानी ये है। फिर भी थोड़ी सी से जुड़ती हुई एक बात और है, आगे थोड़ी सी बात सही आपको समझ में आएगी, मैं फिर आपको बात बताता हूँ। ये देखो, कहते हैं कि उमादेव जब यहाँ जोधपुर के आसपास में कोसाना कोई गांव था, वहां पर जब रह रहे थे, तब एक दिन मालदेव जी को लगा कि यार मेरी गलती थी यार, मेरी गलती की वजह से उमादेव वापस चले गए, इसलिए उमादेव को मना के वापस लाया जाना चाहिए। और मालदेव के दरबार में एक बहुत अच्छे कवि हुआ करते थे, ईसरदास जी। और मालदेव ने ईसरदास जी को कहा, ईसरदास जी यार आप जाओ और जाके उमादेव को मना के लेके आओ। ईसरदास जी गए और ईसरदास जी ने जाके उमादेव को मना भी लिया और कहा आपको वापस चलना चाहिए, वापस चल के मालदेव जी के पास रहना चाहिए। उसने कहा नहीं, एक बार जिस आदमी को छोड़ के आ गई उसके पास वापस मैं तो आज जाऊं कल जाऊं, और फिर मैं वापस गई तो क्या इज्जत रह जाएगी? लोग कहेंगे कि पहले तो मुंह सुजा के गई थी और एक बार मनाया देते हैं वापस आ गई। सरदार जिनका आ रहे ऐसी कोई बात नहीं है ना, आपको बाकायदा पटरानी का दर्जा दिया जाएगा, मालदेव आपसे माफी मांगेगा, 10 लोगों के सामने माफी मांग लेगा, आपकी इज्जत को बरकरार रखा जाएगा। उमादे ने कहा कि देखो बाढ़ जी, आप कह रहे हो तो मैं साथ चल लूंगी, पर मेरी इज्जत में तनिक भी कमी नहीं आनी चाहिए। सरदार जी ने कहा मेरी गारंटी, आप तो साथ चलो। उमादे को लेके वापस आ रहे थे, रानियां पालकी में बैठ के आया करती थी, उमादे पालकी में बैठ के आ रहे थे। कहते इधर बाकी रानियों को जब पता चला कि उमादे आ रही, तो उनको लगा उमादे पटरानी बनेगी, अपनी जो वैल्यू खत्म हो जाएगी पूरी की पूरी। तो उन्होंने एक कवि और हुआ करते थे, ईसरदास जी के अंकल थे आसानंद जी। और आसानंद जी का, आसानंद जी ये तो एक महिला का अपमान है ना, एक बार जो यूं नाराज हो गए चली गई अपने पति से, वो वापस थोड़ी आए कोई। आसानंद जी ने कहा सही है, उमादेव को नहीं आना चाहिए, मालदेव जैसे आदमी के पास तो कतई नहीं आना चाहिए, इसने गलती की थी उनके खिलाफ, तो आपको समझाना चाहिए। आसानंद जी ने कहा पक्का। और कहते हैं आसानंद जी जिधर से उमादेव की पालकियां आ रही थी उधर बाहर जाके खड़े हो गए, और जैसे उमादेव की पालकियां पास है, आसानंद जी ने जोर जोर से एक दोहा बोला कि मान रखे तो पीऊ तज, पीऊ रखे तज मान, दो दो गेंद ने बंद हु एक एक खंबू ठाण। मतलब कि मान रखे तो पीऊ तज, मान मतलब सम्मान, पीऊ मतलब पति, यदि सम्मान चाहिए तो पति त्याग दो, पीऊ रखे तज मान, पर यदि पति चाहिए तो सम्मान त्याग दो। मतलब दोनों में से एक मिलेगा। मालदेव जी मिल गए तो इज्जत नहीं मिलेगी, इज्जत मिलेगी तो मालदेव जी नहीं मिलेगी। कि आज उमादेव की इज्जत है कि उमादेव वह रानी है जो अपने पति को ठोकर मार के चली गई, जिसने मालदेव जैसे शक्तिशाली सम्राट को और ठुकरा दिया, जिसने 9 कुंटी मारवाड़ का राज्य त्याग दिया। और आज उमादेव के गीत गाए जाते हैं, दोहे बोले जाते हैं। तो इज्जत तो है लेकिन पति नहीं है उसके पास। यहां आगे तो पति तो मिल जाएगा, पर ये जो इज्जत अब मिली हुई ये नहीं मिलेगी वापस। दो दो गेंद न बंद हु, गेंद का मतलब होता है हाथी, दो दो हाथियों को नहीं बांधा जा सकता, एक एक खंबू ठाण, एक ही खंबे के ठाण पे, एक ही स्थान पे दो दो हाथियों को आप नहीं बांध के रख सकते, वो आपस में लड़ेंगे। इसलिए इज्जत या पति में से एक चीज जो आपको प्यारी हो वो मिल सकती है, दोनों एक साथ तो नहीं मिलेगी। और उमादे ने जैसे ही ये दोहा सुना, उनके झाड़ झाड़ उठी और वो यहाँ से वापस चले गए थे। कहते हैं उसके बाद वापस वो यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा और मैं कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाऊं। कहते उमादे का किस्सा तो उसके बाद खत्म हो गया, पर भारमली तो अभी तक मालदेव के पास ही रहा करते थे। एक दिन जैसलमेर की तरफ बिजलियां चमके और भारमली एक टक उधर देखे। मालदेव जी ने भारमली से पूछा कैसे, जैसलमेर की याद आ रही है, पीहर की याद आ रही है? उसने कहा याद तो खूब ही आ रही है, तुम्हें जाना चाहिए जैसलमेर, जाके आना चाहिए। उसने किस मुंह से जाऊं मैं, मेरी वजह से उनकी राजकुमारी घर छोड़ के चली गई, आज मैं जाऊंगी तो मुझे वो क्या कहेंगे? उनका तेरे को कहेंगे मतलब जैसलमेर वालों की इतनी औकात कि तेरे को उल्हाने दे दे, तेरे को ओढ़ में देंगे वो, तू कल जा। और कहते बारमली को भेजा, मालदेव जी ने लिख के भेजा कि जैसलमेर वालों यदि बारमली के साथ कुछ भी ऊंच नीच हुई तो देख लेना।
अब बारमली वहां पे जैसलमेर गई, अपने पीहर है, पीहर ही था एक तरीके से, वहीं पली बड़ी थी, वहां जाके रहने लगी। कहते वहां का जो राजकुमार था, वैसे तो ऑलरेडी शादीशुदा आदमी था, 3 रानियां थी उसकी, पर बारमली बेहद सुंदर थी। वो बारमली के चक्कर काटे, आसपास घूमे बारमली के। उन तीनों रानियों को डर महसूस हुआ, उनको लगा कि ये बारमली इसको और चक्कर के अंदर लेगी। तीनों बैठ के आपस में बातचीत की। उनमें से एक रानी थी, उस जैसलमेर वाले राजकुमार की जो एक रानी थी, वो बाड़मेर में एक जगह पड़ती है कोटड़ा। वहां कोटड़ा का जो सामंत था बाघ सिंह, उसकी बहन थी। बाघ सिंह को कह दिया बागा, और कोटड़ा का था इसलिए हो गया कोटड़िया। उस बाघे कोटड़िए की बहन थी। बागा कोटड़िया धड़ाईती आदमी था। धड़ाईती मतलब जो दिन दहाड़े धाड़े मार ले, डाकू टाइप का आदमी था, पर था रॉबिन हुड। अमीरों को लूटता, गरीबों में धन बांटा करता था, गरीबों को नहीं सताता, और जो लूंठे लोग होते, जो शक्तिशाली लोग होते, उनसे टकरे लिया करता था। उन तीनों रानियों ने आपस में बात कर उस बीच वाली रहने का कि तेरा भाई बागा शक्तिशाली आदमी है, तुम भाग्य को बुला, वही बारमली का इंतजाम कर सकता है कोई। भाग्य को बुलाया गया, और भाग्य को बुला के बहन ने रोते रोते पूरा किस्सा कहा। बहन ने कहा वैसे तो आप सब जानते ही हो, और मैं क्या बताऊं, ये बारमली पहले हमारी ननंद का घर खराब करके आई है, और अब आप पूछो ही मत। आपके जो जीजाजी है, हमारे जो पति है, वो एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं, कभी भी उधर जा सकते हैं, प्लीज आप कुछ कीजिए। भाग्य ने कहा ठीक है, ये छोटी सी बात है, कल एक काम करना, कल जब मैं वापस जाऊं तो सीख देने के लिए तू मत आना, बारमली को भेज दे। सीख देना समझते हो? अभी भी घरों में अपने रिवाज होता है कि कोई मेहमान आया हुआ होता है, तो जब दूसरे दिन जाता है तो तिलक विलक निकाल के उसको सीख देते हैं। विशेषकर जब भाई बहन के घर गया होता है तो बहन तिलक वगैरह निकाल के उसको वापस जो भेजती है, उसको सीख देना कहते हैं। उसने कहा ठीक। दूसरे दिन बागा सुबह सुबह उठा, उठते ही बिना चाय पानी पी के ऊंट पे जाके बैठा अपने। जैसलमेर वाले उनका, बाग जी क्या हुआ, चाय पानी तो पी के जाओ, सीख तो ले जाओ। उनका नहीं यार, लेट हो रही है, मेरे को कोटड़ा जल्दी जाना है। तो अरे तो सीख तो ले जाओ, तो फटाफट मेरी बहन को अंदर जाको, जल्दी से यार सीख दे दे, मैं ऊंट को खड़ा ही नहीं कर रहा, ऊंट पे बैठा हूं। कहते हैं कि बहन को सब बातें पता थी। जैसे ही अंदर का, बहन ने कहा अब इतनी जल्दी मैं तो तैयार ही नहीं हूं, नहाई नहीं, ओढ़नी का है मेरी। बारमली सज धज के पास में बैठी थी एकदम, और उसने कहा कि बारमली तिलक कित निकाला, तू निकाल के आ जा। बारमली ने कहा हाँ पक्का। और कहते बारमली तिलक वाली थाली लेके गई। जैसे ही हाथ ऊपर करके बागे के तिलक करने लगी, बागे ने हाथ पकड़ा, और हाथ पकड़ के ऊंट पे बिठा लिया, और जैसलमेर से उसको लेके कोटड़ा आ गया। जैसलमेर से कोटड़ा आते आते बागे को बारमली को बागे से प्यार हो गया। मतलब राजस्थान की बेहतरीन लव स्टोरी है, इतनी अच्छी लव स्टोरी नहीं मिलेगी कहीं पे, कि बागा बारमली एक दूसरे के लिए जीते और एक दूसरे के लिए मरा करते थे। जहाँ एक दो है अच्छा सा, जहाँ तरवरता है मोरी और जहाँ सरवरता है हंस, जहाँ बाग होता है बहरमल, जहाँ दारूता है मंस। कि जहां जहां तरवर मतलब पेड़ है, वहां वहां मोर मिलेंगे, जहां जहां सरोवर तालाब है, वहां वहां हंस मिलेंगे, जहां शराब होगी वहां मांस आएगा, जहां बागा है वहां पे बहरमली रहेगी। मालदेव के पास समाचार पहुंचे कि साहब बागा कोटड़िया बारमली को लेके भागा, और मालदेव ने कटकटाए दांत, तो उसने कहा यार उमा दे गई वो गई, बारमली को और ले गए। और उसने कहा अटैक करो। भाग्य की इतनी क्या औकात कि ऐसे मेरी दासी को उठा के ले जाए। लोगों ने समझाया कि साहब अटैक मत करना, बागा डाकू आदमी है, दढ़ाईती है, इधर उधर भाग गया, हाथ नहीं आया तो अपनी बेइज्जती कि 9 कुंटी मारवाड़ के राजा की सेना गई और पकड़ी नहीं पाई। दूसरी बेइज्जती ये कि साहब दासी के लिए हमला कर दिया। तो उसने कहा तो और कोई तरीका देखा जाए। तो मालदेव को अचानक याद है, मालदेव ने कहा उस दिन जब उमादेव वापस आ रहे थे तो सामने बैठ के वहां पे, और वो दोए कौन बोल रहा था रे? वो तो आसानंद जी थे। तो आसानंद जी, जब आपकी वजह से उमादेव वापस नहीं आ पाए तो बारमली को आप लेके आओगे। आसानंद ने कहा पक्का, ये मेरी गारंटी। कहते आसानंद जी बागे के पास बारमली लेने के लिए वापस गए। बागे ने जैसे ही सुना कि साहब आसानंद जी जैसा महान विद्वान मेरे पास मिलने के लिए आ रहा है, वो गुण ग्राहक आदमी था। 3 कोस सामने, 9 किलोमीटर सामने गया आसानंद जी, दंडवत साष्टांग प्रणाम किया उसने जाके। धन घड़ी धन भाग कोटड़े की धरती के, जो आप जैसा महान विद्वान हमारे पास है, और लेके आया उनको, बहुत सेवा करे उनकी, अच्छे अच्छे शिकार करके लाए उनके, अच्छा खाना पीना खिलाए, बारमली भी अच्छे अच्छे पकवान बनाए, आसानंद जी को खिलाए। आसानंद जी ने जब देखा कि बाघा मेरा इतना ध्यान रखता है, उन्होंने जब देखा कि भारमली बाघा से इतनी बेहंतिया मोहब्बत करती है, आसानंद जी वापस गए नहीं। आसानंद जी कहते वहीं रहने लगे थे, बाघा भारमली के पास ही रहे थे। कालांतर में जब बाघा मरा था तो भारमली उसके साथ में सती हो गई थी, और आसानंद जी जो थे वो पागल हो गए थे, और इधर उधर यूं दीवारों के सिर मारते मारते घुमा करते थे। बाघा आओ बड़े घर कोटड़ा तू धनी, जासी फूल जड़े पर बास न जासी बाघ जी।
कि हे बागा, जिस प्रकार फूल झड़ जाता है पर उसकी सुगंध नहीं जाती, वैसे हे कोटड़े के धनी बागा, तू चला गया पर तेरी याद मेरे मन से अभी तक नहीं जाती। कहते हैं उधर पास में पाकिस्तान में अमरकोट रियासत पड़ती थी, वहां के कोई राणा जी थे और किसी ने जाके उन राणा जी का आसानंद जी जैसा महान आदमी घूम रहा है, आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। कहते वो आसानंद जी को अपने पास लेके चले गए और अपने पास में रखते, खूब ध्यान रखते, जीव रखते पूरा। पर आसानंद जी बात बात में बातें वैसी करते सारी की सारी कि बागा ऐसे था, बागा ऐसे था। उसको बेचारे ये सहन है, तो उसको लग रहा है मैं राणा और मेरे मुंह के सामने किसी छोटे मोटे सामंत की क्या बात हो। उसने कहा था साहब इतना क्या बागा बागा लगा रखा है, उसका नाम लेना बंद ही नहीं करते, ऐसे कि आप आजीवन बागे का नाम लेते रहोगे। आसानंद जी ने कहा जब तक है जान तब तक तो बागे का नाम छूटेगा नहीं। उसको बड़ो ईगा हर्ट हुआ, उसको ईगो हर्ट हुआ उसका। और कहते उसने आसानंद जी के पोते को बुलाया और आसानंद जी के पोते को बुला कहा कि यदि तेरे दादाजी एक पूरी रात बागे का नाम नहीं ले तो मैं हर 1 घंटे पे 1 लाख सोने के सिक्के दूंगा। पोते ने सोचा यार 7-8 घंटे की रात तो पक्की, 7-8 घंटे सोने के सिक्के का जुगाड़ हो जाए, 7-8 लाख सोने के सिक्कों का जुगाड़ हो जाएगा, 7-8 पीढ़ियां तिर जाएगी। और उसने अपने दादाजी को जागी कहा कि ये बात। दादाजी ने कहा देख पोते, पार तो नहीं पड़ेगी, बागा मेरे जीव की जड़ी है, कहीं अंदर बसा हुआ है, भाग्य को मैं कैसे भूल सकता हूँ, फिर भी तू कह रहा है तो आई विल ट्राई। बिठाया साहब आसानंद जी का, आपका समय शुरू होता है अब। डोकरे ने कई देर तक तो जैसे जैसे दांत किटकिटाए, नहीं बोलना नहीं बोलना नहीं बोलना, पर फाइनली रहा नहीं गया और थोड़ी देर के अंदर दो बोलने शुरू किए। थोड़ थोड़ पग दौड़ करस्या पेट रहे कारण है, रात दिवस राठौड़ बिसरिया नहीं बाग जी। ये पेट की लड़ाई तो आदमी कहीं पूरी कर लेगा, ये पैसे टक्के की लड़ाई तो कहीं कमाई करके मांग के कैसे पूरी की जा सकती है। इस पेट की लड़ाई के लिए बागा तेरे को कोई कैसे भूल सकता है। पोते ने माथा पीट लिया। फाइनली आसानंद जी वैसे बागा को याद करते करते बाद में एक्सपायर हुए थे। तो क्या बागा भारमली की प्रेम कहानी है, क्या बागा और आसानंद जी की दोस्ती है। इतिहास ऐसी कई कहानियों और ऐसी कई दोस्तियों से भरा पड़ा है, खंगाल खंगाल के निकाले जाए तो ऐसे ऐसे प्रसंग उठकर सामने आते हैं कि असंभव होता उन चीजों पे, क्या लोग रहे थे वो। अब चलो आगे, ये कहानी इसके माध्यम से ईसरदास जी रासानंद जी मैंने बताया, आगे अभी अपने काम आएंगे, कैसे काम आएंगे मैं अभी बताता हूँ। आगे वाला पेज नहीं आएगा इसके। चलो कोर्ट स्कॉलर्स देखो कौन कौन हुए थे। यही कोर्ट स्कॉलर यही थे, आसानंद जी। ये तो इनकी मैं लो बातें बता देता हूँ आपको। पहले तो आसानंद जी है, आसानंद जी की कौन कौन सी किताबें याद रहेगी अब। इन्होंने कौन सी रानी को वापस भेज दिया था, उमादे को वापस भेज दिया था, इसलिए उमादे पर एक बुक लिखी, उमादे भटियाणी रा कवित। भाटियों की राजकुमारी है इसलिए भटियाणी होगी, उमादे भटियाणी रा कवित। हिंदी में का के की जो होता है ना आपके, इसको मारवाड़ी में रा रे री बोलते। कवित का मतलब कविता, एक तरह से पोइट्री है। उमादे भटियाणी पर भाटियों की इसलिए भटियाणी होगी। फिर किसके साथ में रहते थे, बागा भारमली के साथ में। तो एक बुक लिखी हुई है बागा भारमली रा दुआ। दुआ मतलब दोहे, 4-4 लाइनों के हो तब तो होती है चौपाई, और 2-2 लाइनें हो तब होते हैं दोहे। और एक अपने लोक देवता जो गोगा जी हुए उन पे एक बुक लिखी हुई गोगा जी री पेड़ी। तीन चीजें याद रख लेना भाई, उमादे भटियाणी रा कवित, बागा, ये दो ज्यादा याद रखना, तीसरी याद रहे नहीं रहे, ये दो वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना। उमादे भटियाणी रा कवित और बागा भारमली रा दुआ। आसानंद जी वीर पुरुष और थे, और कहते हैं इन्होंने पाहेबाग युद्ध में भाग लिया था। तो मैंने बताया शुरुआत में आपको जेतसी वाला पाहेबा या साहेबा का युद्ध, उसके अंदर भी इन्होंने भाग लिया था। तो ये तो भाई आसानंद जी, एक विद्वान तो आसानंद जी हो गए। और पढ़ लेते हैं और कौन को। तो एक तो इनकी तीनों किताब याद रखना भाई, उमादे भटियाणी रा कवित, बागा भारमली रा दुआ और गोगा जीरी पेड़ी। आगे पढ़ लेते हैं। दूसरे विद्वान मैंने जो अभी ये बताया आपको, ईसरदास जी। ईसरदास जी संत पुरुष है भाई, पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता है, मंदिर वंदिर बने हुए इनके। ईसरदास जी के लोक देवता के रूप में पूजा जाता है। ये बाद में गुजरात साइड में चले गए थे। गुजरात के अंदर एक जगह पड़ती है हलवद, काठियावाड़ में। वहां हलवद के किसी एक झाला पर इन्होंने दोहे लिखे थे। तो बुक का नाम है हाला झालारी कुंडलिया। कुंडलिया का मतलब वही दोहे।
आला झालारी कुंडलिया। या इसी बुक का नाम और एक वीर सतसई, वीरता के 700 दोहे, तो नाम पड़ गया वीर सतसई। फिर एक बुक और लिखी थी, माता जी पर लिखी, इसलिए बुक का नाम है देवीयान। एक बुक भगवान कृष्ण पे लिखी, उसका नाम है हरिरस। और ईसरदास जी के दोहे तो खूब ही, पश्चिमी राजस्थान के तो बुजुर्ग लोग हैं, उनके यूं जबान पे मिल जाएंगे ईसरदास जी के दोहे। ये तो कहते हैं ईसरदास जी ने अंतिम समय में तो जल समाधि ले ली थी, तो बहुत ही अच्छा दोहा है वो। ईसर घोड़ा झोंकियान महासागर रे माए, कोई तारण हारो तार से इंसाई पकड़ी बाएं। ईसर ने तो अपने घोड़े महासागर में उतार दिए हैं, तो बचाने वाला तो बचा लेगा, वरना साई ने तो अपनी बाह पकड़ी ली है। तो उनकी किताबें याद रखना भाई। हाला हलवद गुजरात में जगह है, वहां का झाला राजपूत है, उस पे लिखी हुई है। तो हाला झालारी कुंडलियां, उसकी वीरता पे 700 दोहे हैं, तो वीर सत से। माता जी पे लिख दी देवियान, और एक लिख दी उन्होंने हरिरस। ये 3 किताबें याद रख लेना आप। तो ईसरदास जी, मुझे याद है 2013 के मेंस में एक क्वेश्चन था, ईसरदास जी की किसी एक पुस्तक का नाम बताइए, तो हाला झालारी कुंडलियां भाई बुक है, उनकी याद रख लेना आप। फिर इसके बाद में आगे क्या है, आगे मालदेव की उपाधियां लिखी हुई है। मालदेव को लोगों ने 2 उपाधियां दी। वो हिंदुओं का एक बड़ा राजा था, तो उसे हिंदू बादशाह कहा गया। उसकी एक उपाधि हसमत वाला राजा। ये जरूर अपने को लग सकता है हसमत का मतलब क्या होता है, ये फारसियों ने उसको कहा, तो पर्शियन हिस्टोरियन थे, उन्होंने उसको कहा हसमत वाला राजा। इसका मतलब है वैभवशाली राजा, ठाट बाट वाला राजा, लग्जरियस लाइफस्टाइल जीने वाला राजा, प्रॉस्परस किंग। तो खूब सारी इसकी मीनिंग हो जाते हैं इसके। हसमत वाला राजा मतलब ठाट बाट वाला राजा, लग्जरी फील करने वाला राजा, खूब सारे पैसे वाला राजा, धन दौलत वाला राजा, वैभवशाली राजा, ये उसकी उपाधि। ये एक बड़े राजा मालदेव के बारे में पढ़ रहे थे। प्री मेन सब में इसके क्वेश्चन बन सकते हैं। धन्यवाद।